एग्रीकल्चर से करोड़पति बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये तो हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बन ही गए। हाँ। इस बेसिस पे हम ही नहीं करोड़पति कोई भी बन सकता है। मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया, एक्सपेरिमेंटेशन करने में खर्चे बहुत होते हैं और पैसा भी बहुत जलता है। हम चाहते तो हम भी स्टार्टअप हैं, लेकिन आप ऐसे मान लो हम एक लाला और कॉर्पोरेट का हाइब्रिड है। हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती फालतू का एक्सपेरिमेंटेशन करके ग्रोथ और ऐसी चीजें नहीं करना चाहते कि वो चले नहीं, पैसा बर्न हो, वैसा चीज भी नहीं चाहते थे। अभी आज की डेट में मीडिया ने इतनी ग्लूमी पिक्चर पैदा कर रखी है कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे। ऐसा नहीं है, जबकि अगर ऐसा हो रहा होता तो ये इंडस्ट्री 10,000 साल से नहीं चल रही होती और ये आगे आने वाले इटर्निटी तक रहेगी ये इंडस्ट्री। इसको आप ऐसे लेते, मेरा लोएस्ट मोमेंट है ना उसी टाइम पे आया था जब मैंने ये कंपनी शुरू ही करी थी। आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड। अच्छा, ओके। सो फिर मेरे को टेंशन थी, माय वाइफ वाज आल्सो प्रेग्नेंट। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसे की नीड, मैं लोएस्ट पॉइंट पे था, तब भी मैं उसी विचारधारा के से काम कर रहा था कि ठीक है यार, महीने के 25,000 रुपये भी आ रहे हैं ना, एक बार चल रहा है। और आज की डेट में अगर मैं उस कंडीशन को कंपेयर करूँ तो आज तो हम है ना शेर की सवारी कर रहे हैं। अब भाग नहीं है, 400 करोड़ रुपए भी कम थोड़ी होते हैं, उतने भी आ रहे हैं। बिजनेस के अंदर तो आ ही रहे हैं। ऋतुराज, सुहाना खान, अमिताभ बच्चन, एल्विश यादव, इन चारों में क्या कॉमन है? ऑफ कोर्स आखिरी के तीन तो यार एक्टिंग भी करते हैं, बट इन सब ने फार्मलैंड्स भी लिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री है। तो आज इस फाउंडर ज्ञान के सीरीज में हम मिलने आए हैं ऋतुराज से, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है ग्रोपेडल के, जो कि इस साल 400 करोड़ का रेवेन्यू करने वाले हैं फार्मिंग से। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार जब इंडियन फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, वो कैसे करोड़ों रुपए फार्मिंग से कमा रहे हैं, और उससे इंपॉर्टेंट चीज आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं फार्मिंग से। उसके लिए आपको कितना लैंड चाहिए, कौन से क्रॉप्स ग्रो करने चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, प्लस उनके 2 स्टार्टअप्स फेल होने के बाद उनको ये आइडिया कैसा आया, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम करते हैं ऋतुराज को स्टार्टअप ज्ञान में। वेलकम ऋतुराज। हाय। हाय। ये कौन से साल में आपने शुरू किया? मुझे वैसे तो खेती करते 6-7 साल हो चुके हैं। ओके। लेकिन इस ऑर्गेनाइज तरीके से करते हुए मेरे को 2020 से मैंने इसकी शुरुआत करी। ओके। तो कोविड। पहले साल के, हाँ, कोविड में रजिस्टर्ड ही है मेरी कंपनी। अच्छा, 15 अप्रैल 2020 का तो रजिस्ट्रेशन है। ओके ओके। जब सब बंद हो गया था, बोला कि आप धंधा बनाएंगे। उस समय हमारा खेती शुरू हुई थी लगभग 20 एकड़ से। अच्छा अच्छा। 20 एकड़ से बढ़ते बढ़ते आज हम 4,000 एकड़ के ऊपर हैं। ओके। और इस फिस्कल ईयर को हम क्लोज करेंगे 15,000 एकड़ के ऊपर। इतना ज्यादा? इतना ज्यादा। ओके। पहले साल का हमारा रेवेन्यू था, ऐसे मान लीजिए नेगेटिव था, 1 लाख रुपए के लगभग। ओके। उसके बाद वाले साल में हमने क्लॉक किया 3 करोड़। ओके। पिछले साल हमने क्लॉक किया 55 करोड़। और इस साल हम टारगेट कर रहे हैं 400 करोड़। अरे भाई साहब, ये तो अलग ही अलग लेवल पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है। ऋतुराज, मैं पूछना था कि ऑफ कोर्स आपने पहले 1-2 स्टार्टअप्स किया, आपने से डिलीवरी स्टार्टअप किया, वो फेल हुआ, तो आपका ये सारे जर्नी में सबसे लोएस्ट मोमेंट क्या था, उसको आपने ओवरकम कैसे किया, और अभी जहाँ पे आप पहुँचे उसको आप ओवरऑल कैसे देखते हैं? इसको आप ऐसे लेते, मेरा लोएस्ट मोमेंट है ना उसी टाइम पे आया था जब मैंने ये कंपनी शुरू ही करी थी। क्योंकि उससे पहले मेरे किसी पार्टनर ने भी मुझे धोखा दे दिया था। ओके। एंड कोविड टाइम चला था, माई फुल फैमिली जो है कोविड में ही है ना हॉस्पिटलाइज थी। आई लॉस्ट माई फादर इन कोविड। अच्छा, ओके। फिर मेरे को टेंशन थी, माई वाइफ वाज आल्सो प्रेग्नेंट। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसे की नीड, ये वाला चीज़, एक बिजनेस फेल होना, ये सब चीज़ होना, पार्टनर का धोखा देना। तो आई वाज एट द लोएस्ट पॉइंट। तब मेरे को समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि आपको जीवन में घाई नहीं मचानी, हर चीज़ के पीछे मत भागो, कीप इट रिलैक्स एंड कूल। तो मैं क्या है, बहुत कंटेंट आदमी हूँ वैसे भी। मतलब मेरे को ऐसी चाह नहीं है कि मुझे महीने के 10-10 लाख रुपए मिलने चाहिए। दिस इज नॉट अबाउट मी, राइट? वो पोर्शे नहीं खरीदनी नहीं जरूरत है ना, मेरे लिए तो गाड़ी है एंड आई एम ऑल कूल। ओके। मतलब मैं वैसा हूँ, मुझे एक्सट्रीमिटीज में मिल जाएंगी तो भी मैं वैसा ही रहूंगा, लोएस्ट पॉइंट पे हूँ तब भी मैं वैसा ही रहूंगा। तो आई एम ऑल मतलब हैप्पी गो लकी वाला सिस्टम। क्योंकि मैं ज़्यादा खुशी नहीं मना सकता अगर ज़्यादा आ गया तो, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या हो जाएगा। क्योंकि आई हैव सीन दीस काइंड ऑफ फेजेस इन माय लाइफ, ठीक है? बट हाँ, मैं विजनरी बहुत हूँ। अच्छा। मेरे को एक अंदर से एग्रेशन है, आग है मेरे को कि मेरे को बड़ा तो करना है, लेकिन वो मॉनिटरी टर्म्स में नहीं करना। मुझे सच्ची में वैसा बड़ा करना है कि आई शुड शो दैट इम्पैक्ट। तो अगर मैं कंटेंट हूँ तो उस कंटेंट का फायदा मैं यहाँ उठा पाता हूँ, राइट? तो मैं लोएस्ट पॉइंट पे था, तब भी मैं उसी विचारधारा के से काम कर रहा था कि ठीक है यार, महीने के 25,000 रुपये भी आ रहे हैं ना, एक बार चल रहा है। बिजनेस स्टैग्नेंट नहीं है। अच्छा। स्टैग्नेंट पानी में हमेशा गंदगी आई है, ठीक है? और आज की डेट में अगर मैं उस कंडीशन को कंपेयर करूं तो आज तो हम है ना शेर की सवारी कर रहे हैं। मैं नीचे गिर गया तो वही शेर मुझे खा जाएगा। तो गिरना है नहीं, बिल्कुल। अब भागना ही है, अब कोई चारा ही नहीं बचा, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट अहेड एंड एट अ गुड एक्सपांशन लेवल। हम ये चाहते हैं, ये हम करेंगे। तो लो, और हो भी गया कुछ तो एक स्टेबल चीज़ तो बना ही ली ना। मतलब कहने का मतलब कल को ग्रोपेडल में पैसे नहीं आते, क्या होगा? यही तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा। सो व्हाट वी कैन से कि आज की 4,000 एकड़ भी कम थोड़ी होती है, 400 करोड़ रुपए भी कम थोड़ी होते हैं, उतने भी आ रहे हैं। बिजनेस के अंदर तो आ ही रहे हैं, सबका घर भी चल रहा है, एम्प्लॉइज भी खुश हैं, हम भी खुश हैं। तो ऋतुराज, आपने बोला कि यार फार्मिंग में इतना स्कोप है, आप इतना रेवेन्यू भी कर रहे हो, बट यार जब हम न्यूज़ में देखते हैं, हमेशा हम देखते हैं कि यार फार्मर्स को पैसे नहीं मिल रहे, बहुत दुखी हैं, बहुत जगह सुसाइड हो रहे हैं, क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं। तो अगर वो फार्मर्स नहीं कमा पा रहे हैं और वो इतने सालों से फार्मिंग कर रहे हैं, आप ऐसे क्या कर रहे हो कि यार इतना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, इतना कमा पा रहे हो? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो पहले आप अमरूद खाओ हमारे फार्म का ही। अच्छा, ये फार्म का ही है? हाँ, तो मतलब बिल्कुल देसी? देसी, बिल्कुल यहीं से अभी तोड़ा है। अच्छा। तो आपने पूछा कि जैसे फार्मर्स वगैरह हमारे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, सेंटेंस को चेंज करते हैं कि फार्मर्स पर्याप्त नहीं कमा रहे। ये नहीं बोल सकते हम कमा नहीं रहे, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स के पास एवरेज लैंड होल्डिंग 2 एकड़ की है। 2 एकड़ की लैंड होल्डिंग में गेहूं और चावल लगा के साल भर के अंदर अप्रॉक्सीमेटली लाख रुपए की कमाई कर लेते हैं ये लोग। लाख रुपए की कमाई में किसी का घर नहीं चल पाता। इसी रीजन से आप नोटिस भी करेंगे सरकार ने बहुत सारी अच्छी स्कीम्स लेके आई हुई हैं, सब्सिडीज की और ये सब चीज़ों की। और ये सारी स्कीम्स क्या कहती है, आप ड्रिप सिस्टम्स लगाओ, ये सब चीज़ लगाओ और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में शिफ्ट करो। नाउ द प्रॉब्लम अकर्स कि एक नॉर्मल किसान जहां जब ये लाख रुपए कमाने के लिए 50,000 रुपए तक के लगभग का 30 से 50,000 रुपए तक का खर्चा करता था। अच्छा। ठीक है, और लाख रुपए कमा लेता था। लेकिन अब पॉइंट बिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को करने के लिए ये खर्चा बढ़ता है। अब उस किसान के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए 2 एकड़ वाला किसान एक तो हॉर्टिकल्चर पे शिफ्ट नहीं हो पाता, प्लस उसके लिए संसाधन ज्यादा चाहिए। ड्रिप ही नहीं चाहिए होती, मशीनरी भी चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए, टिलिंग भी चाहिए, किराए पे ट्रैक्टर कितनी बार लेके आएगा, तो खर्चा इंक्रीज हुआ। प्लस नॉलेज भी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इस वजह से ये गैप बना हुआ है। इसी वजह से अब हमारे कंपैरिजन में करें तो मैं अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करूं तो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल किसान हमसे ज्यादा ऑपरेशनली एफिशिएंट है, क्योंकि वो रोज खेत में रहता है, खुद से काम कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि दुकान में बैठा हुआ आदमी खुद का ज्यादा एफिशिएंसी काम करेगा, लेकिन एक मॉल, अगर आपके 10 मॉल हैं तो आपके 10 मॉल जो है कम मार्जिन में काम करेंगे, लेकिन आपके पास स्केल है। वही चीज हमारे साथ बेनिफिट है। हमने हमारे एसओपीज बना रखे हैं, सिस्टम्स और प्रोसेसेस सब डिजाइन कर रखे हैं, लेकिन हमारा एरिया बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कहते कि हमें 1 एकड़ से ज्यादा रेवेन्यू चाहिए, जो कि एक नॉर्मल किसान की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी का 2 एकड़ जमीन है तो वो क्या चाहेगा, क्यों लाख रुपए कमाऊं, क्यों ना मैं इसको 5 लाख रुपए करूं, क्यों ना मैं इसको 10 लाख रुपए करूं इन 2 एकड़ से, यही चाहेगा। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा 50% मार्जिन हमेशा निकल के आना चाहिए। अब मैं क्रॉप वाइज अगर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो बाजरा उगाने के लिए लेट से 8,000 रुपए एकड़ का खर्चा आता है, और बाजरा बिक जाता है 1 एकड़ से 15,000 रुपए का, तो अप्रॉक्सीमेटली 100% का मार्जिन हो गया विद इन 3 मंथ्स। ऐसा कौन देता है? मैं अगर तरबूज उगाने की ट्राई करूंगा तो तरबूज उगाने में लगभग खर्चा जाएगा 70,000 रुपए लेकर 1 लाख रुपए तक, और 1 एकड़ का, और तरबूज उगेंगे 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के। मोर देन 100% मार्जिन विद इन 3 मंथ्स। रिस्क भी है, बाजरे में बहुत कम रिस्क है, तरबूज में हाई रिस्क है, लेकिन प्रॉफिट भी ज्यादा है, डिजीज और पेस्ट अटैक भी ज्यादा है, इसी तरीके से रिस्क है। बाजरे में लेकिन रेवेन्यू देखिए बहुत कम है, 15,000 रुपए का रेवेन्यू कम था, तरबूज में 2.5 लाख, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी कम था। एग्जैक्टली। सो हमारा मोटिव कंपनी लेवल पे ये रहता है कि हम मार्जिन स्टेबलाइज करें। मतलब 8 लगा के 15 कमा लो, गुड है। 20 लगा के 40 कमा लो, गुड है ना। 1 लाख लगा के 2 लाख कमा लो, गुड है। ये मार्जिन स्टेबलाइजेशन है। हमारा कभी भी ये मोटिव नहीं रहा कि मेरे को 1 ही एकड़ से सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेवेन्यू कमाना है। इसके पीछे के रीजन समझते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक सप्लाई। करेक्ट? ये भी आप थोड़ा समझा दीजिए। मैं समझाता हूँ। तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर किसी चीज की अनलिमिटेड सप्लाई है तो उसको बोलते हैं इनइलास्टिक सप्लाई। तो कहने का मतलब डिमांड चाहे बढ़े चाहे घटे, सप्लाई के अंदर कोई कमी नहीं आ रही, तो बेसिकली आपके पास उस चीज की अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो मुझे उस चीज के ऊपर मारामारी करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट है? इंडिया के अंदर आज की रेट में 55 करोड़ एकड़ जमीन खेती के लिए अवेलेबल है, आउट ऑफ विच 5 करोड़ एकड़ वो वाली जमीन है जो कि 25 एकड़ से ज्यादा है, एक सिंगल पर्सन लैंड होल्डिंग। 5 करोड़ एकड़ हमारे लिए टारगेट मार्केट बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, बाकी के 55 करोड़ एकड़ उन मार्जिनल फार्मर्स के पास है जिनके पास 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ तक की जमीन है, ये वो वाले किसान है। तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। 5 करोड़ एकड़ के अंदर भी अगर मैं खेती करता हूँ तो अपने आप में बहुत बड़ा स्केल है, आउट ऑफ विच आज की डेट में मैं सिर्फ 4,000 एकड़ पे खेती कर रहा हूँ। अब आते हैं फिर से उस इलास्टिक सप्लाई के डिमांड कॉन्सेप्ट पे। अगर मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड है, मेरे लिए 5 करोड़ एकड़ को अपन अनलिमिटेड मान लेते हैं, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लैंड है, तो मेरे को एक लैंड के ऊपर पैसा बढ़ाने से क्या फायदा, रेदर देन मैं लैंड बढ़ा लेता हूँ। ये ज्यादा आसान है मेरे लिए। मैं अगर मेरे पास सीमित जगह होती है, अगर मेरे पास जैसे मैं जमीन खरीद चुका होता है या 100 एकड़ ही जमीन होती, तो मैं चाहता इसी 100 एकड़ से सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं। और इसमें आप एक लेवल पे पहुंचे, उसके बाद तो आप 5-10% ही बढ़ा सकते हो। एग्जैक्टली, क्योंकि कितनी बार खरीदूंगा, पैसा ब्लॉक होगा क्योंकि मेरा। हाँ, यहाँ पे क्योंकि लैंड एक्सेस इतना ज्यादा है, आप जब भी लैंड खरीदोगे ऑलमोस्ट 100% ही ग्रोथ हो गया। हाँ। दूसरा एक और रीजन, जब आप जमीन खरीद लेते हैं तो आपका बायस आता है कि ये मेरी खरीदी हुई जमीन है, ये मेरी किराए ली हुई जमीन है। खरीदी हुई जमीन पे ऐसा करता हूँ, ये लगाता हूँ, ये चीज करूंगा, ज्यादा फोकस वहां पे जाता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है, किराए पे जमीनें लो। किन से लो? जो लोग पैसिव फार्मिंग कर रहे हैं, जिनके पास लैंड है, वो शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, उनकी पुश्तैनी जमीन पड़ी हुई है, उनसे किराए पे ले लेते हैं। इस तरीके से हम एक सिस्टम चलाते हैं। किसानों के साथ अब कैसे भला करते हैं? जो ये दूसरा स्टेक होल्डर है जो फार्म पे काम करेगा, हम किसानों को लेबर्स नहीं बोलते, हम किसानों को बोलते हैं कृषि वीर, क्योंकि वही तो है असली कृषि वीर। उनको ही तो खेती सबसे अच्छी आती थी। हमने तो क्या किया, एसओपी से तो डिजाइन की है। आप इसको ऐसे ले सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, सब लोग समझ पाएंगे। फ्रीलांसर सुने होंगे आपने। आईटी में फ्रीलांसर्स होते हैं, सब हम सब फ्रीलांसर्स हैं, यूट्यूबर सब। अब सपोज एक कंपनी होती और वो बोलती है हम सारे फ्रीलांसर्स को जोड़ के हमारी कंपनी बना लेंगे, राइट? तो सारे किसान फ्रीलांसर्स हैं। हमने सबको बोला कि हम एक कंपनी के अम्ब्रेला के अंडर में काम करते हैं, आप सबको एक सिक्योर्ड हो जाए। अब आप फ्रीलांसर्स हैं,
तो फ्रीलांसर क्या देखता है कि मेरे पास महीने में 4 काम तो आने चाहिए थे, ठीक है, किसी बात अगर दो आए और किसी महीने में 6 आ गए तो अलग अलग चल रहा है। हमने बोला कि हम हमारे साथ जुड़ जाओ, मैं मिनिमम 2 काम का पैसा तो दूंगा ही दूंगा। ओवर एंड अबव दैट आ गया तो अपन प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। तो हमने किसानों को इस तरीके से जोड़ा। उससे बेनिफिट क्या हुआ, एक मार्जिनल किसान जहां वेदर और मार्केट की मार झेलता था, अगर क्रॉप जीरो भी हो जाती थी या नहीं बिक पाती थी तो भी उसको एक मंथली फिक्स एंड सिक्योर इनकम तो आ रही है। तो ये जो आप जो किसान बोल रहे हो, ये किसान वो है जिसके पास लैंड होल्डिंग है, या ये किसान वो है जो काम कर रहा है? जो काम कर रहा है। किसान वो होता है जो काम करता है। लैंड होल्डिंग के डेफिनेशन हमारी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो है, उसको लैंड ओनर बोला जाता है। लैंड ओनर कोई भी हो सकता है। लैंड ओनर और किसान भी एक आदमी भी हो सकते हैं। हो सकता है भाई आपके पास जमीन है, आपने बोला अब मैं आपको जमीन की लीज देता हूँ, आप बोले मैं काम भी करना चाहता हूँ, तो मैं आपको फिक्स सिक्योर इनकम भी देता हूँ प्लस प्रॉफिट का शेयर भी दूंगा। ऐसा चलता है। फिर एक पोर्शन है हमारा, ये सारा कॉन्सेप्ट हम चलाते हैं जेटा फार्म्स के अंदर, और इसी रीजन से हम ज्यादा कमा पाते हैं। अब आप नोटिस कीजिए 4000 एकड़ के अंदर अगर मैं लाख रुपए भी कमाता हूं तो 40 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो और पिछले साल का हमारा रेवेन्यू इसी वजह से 55 करोड़ के लगभग गया था। वो बात अलग है, वो हमने सिर्फ 1800 एकड़ से कमाया था। अब हम इस साल का क्लॉक करेंगे 400 करोड़ के लगभग, वो हम क्लॉक करेंगे 8000 एकड़ से। जो एक्स्ट्रा में 15000 एकड़ तक जो पहुंच रहे हैं वो तो क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो मे बी उसका रेवेन्यू अगले साल में, अगले फिस्कल ईयर में दिखेगा। ऐसा प्रोसेस चल रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल जो समझ आया, जो फार्मर्स हमारे परेशान होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड लैंड है एंड उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम वो है। तो उतने लिमिटेड लैंड में पूरी फैमिली का मे बी उनका खर्चा निकल जाता, बट पूरी फैमिली का खर्चा नहीं निकलता। और वो जब हम इकोनॉमिक्स और वो सब पढ़ते थे कि इंडिया में इसलिए एक फैमिली अगर पूरे फार्म में ही घुसी रहे तो वो सही से इनकम जनरेशन नहीं हो पाती, क्योंकि वो लोग अपनी लेबर ही काउंट नहीं करते, कि बिल्कुल एफिशिएंसी भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। बट अगर क्योंकि आप लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो इसीलिए आपका ओवरऑल प्रॉफिट ज़्यादा है एंड इसीलिए वो प्रॉफिट डिवाइड भी हो रहा है। करेक्ट, वो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसी चीज को बोला जाता है। जितने बड़े एरिया में करोगे हमारी कॉस्टिंग कम होती जा रही है, राइट। हम सिस्टम्स और ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, और उसी चीज का इंप्लीमेंटेशन और ट्रैकिंग विजिबिलिटी, टैक और मशीनरी का इंप्लीमेंटेशन करते हुए ट्रैकिंग विजिबिलिटी आ रही है सेंट्रल ऑफिस में। आज हम गुड़गांव में बैठते हुए सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के फार्म्स मैनेज कर रहे हैं, विजिबिलिटी है। अच्छा, बस यही सिस्टम्स। तो ऋतुराज, जैसे आपने बताया कि आप ये प्रॉब्लम्स होती है छोटे फार्मर्स को, एंड ऑफ कोर्स आप ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर रहे हो। अब मान लो जैसे कि सबको पता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है, बट अगर कोई नॉर्मल बंदा वो कोई और धंधा कर रहा है, कहीं और से कमा रहा है, उसको एग्रीकल्चर से करोड़पति बनना है, तो इसके लिए ऑफ कोर्स कितने लैंड चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितना पैसा, लेबर, रिसोर्सेज, क्या क्या उसको ग्रो करना चाहिए, वो अगर पूरी स्कीम थोड़ी बहुत बताए थे, क्योंकि यही आपका एक्सपीरियंस है। तो वैसे तो पहले टैक्सेशन की बता देता हूँ। एग्रीकल्चर टैक्स जो है या इनकम जो है वो 100% टैक्स फ्री नहीं है, उसके ऊपर एक हाइब्रिड टैक्सेशन फॉलो होता है डिपेंडिंग अपॉन योर करंट इनकम। अच्छा, अब आते हैं करोड़पति बनने पे। एग्रीकल्चर से करोड़पति बिल्कुल बनाया जा सकता है, ये तो हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बन ही गए। हाँ। सो करोड़पति बनने के लिए लैंड के एरिया और क्रॉप का कॉम्बिनेशन काम में आता है। अच्छा, जैसे कि एक बाजरा है, बाजरा से आप 8000 रुपए तक का लगभग का प्रॉफिट कमाते हो, 8000 रुपए का एक्सपेंस करते हो। तो बाजरा से अगर आपको 1 करोड़पति बनना है तो आपको लगभग बेसिकली आपने 8000 रुपए लगाया, 16000 में बेचा तो 8000 का प्रॉफिट हो गया। 100% मार्जिन है। हाँ, ये 1 एकड़ की कहानी है। तो 1 एकड़ से अगर आप 8000 बना रहे हो तो आपको लगभग 1200-1300 एकड़ चाहिए 1 करोड़पति बनने के लिए। करेक्ट, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ सब्जियों की नर्सरी लगा रखी है। अच्छा, ये है ब्रिंजल, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, अब ये सब प्रोटेज है। बॉटल गार्ड मतलब लौकी, बिटर गार्ड मतलब करेला। अच्छा, ये सब यहाँ पे ग्रो कर रहे हो? ये इसमें बीज निकलेगा, बाहर निकलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे लगाओ, ट्रांसप्लांट करेंगे। अब सब्जियों के गणित में क्या होता है, सब्जियां ही नहीं, ऑलमोस्ट जनरली सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स आपको 70 से 80% का रिटर्न देती है। ओके, ठीक है। जैसे आप ICAR की वेबसाइट पे जाओगे तो इवन गेहूं चावल भी आपको 70 से 80% का रिटर्न देते हैं। अच्छा, बट वो रिटर्न की वैल्यू कितनी है, जैसे बाजरा के अंदर 100% रिटर्न की वैल्यू भी 8000 रुपए ही थी। हाँ, 1 एकड़ में। अब मैं अगर वही चीज को स्ट्रॉबेरी से कंपेयर करूं तो इसमें अगर मतलब ये जो वेजिटेबल्स है इसमें भी फिर वही 1.5 से 2 लाख रुपए आएंगे। लेकिन इतना एकड़ नहीं चाहिएगा। अब इसमें 2 लाख रुपए आएंगे। 2 लाख रुपए आएंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 एकड़ ही चाहिए। ओके, ठीक है। स्ट्रॉबेरीज के अंदर 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। 2 लाख समझा नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना है? इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स 70-80 हजार रुपए। 70-80 हजार रुपए में आप बेचोगे कितने का? 3 लाख का। 3 लाख के लगभग। तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ मतलब 2 लाख 50 एकड़ चाहिए। 50 एकड़ चाहिए। स्ट्रॉबेरीज में 4 लाख के लगभग का प्रॉफिट हो सकता है तो 25 एकड़ जमीन ही चाहिए। अच्छा, उसमें आप कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? स्ट्रॉबेरीज में लगेगा लगभग 3 लाख के लगभग का इन्वेस्टमेंट और 5 से 7 लाख रुपए तक का रेवेन्यू निकाल सकते हो आप। अच्छा, और ये सारी जो चीजें बोल रहे हो ये इनका साइकिल क्या, 3 महीने 6 महीने? 3 से 6 महीने। अब हमारे बिजनेस की भी बात करें तो हम कोई सी भी क्रॉप ऐसी नहीं लगाते जो 9 या 10 महीने से ऊपर की साइकिल की हो। जैसे हल्दी है, आप उसको लगाओगे 9 महीने बाद हार्वेस्ट होती है एक साथ। एक और कॉन्सेप्ट ये होता है
मल्टी हार्वेस्ट क्रॉप और सिंगल हार्वेस्ट क्रॉप्स। अच्छा। जैसे स्ट्रॉबेरीज है मल्टी हार्वेस्ट, रोज तुड़ाई होगी, मिर्ची है रोज तुड़ाई होगी, बैंगन रोज तुड़ाई होगी, बाजरा सिंगल हार्वेस्ट 3 महीने बाद एक साथ पूरा कटेगा, तरबूज लगभग सिंगल हार्वेस्ट 2 से 3 दिन में पूरा खेत खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो बाजरा में ऑफ कोर्स लैंड हमारी ज्यादा लग रही थी, बट उसका लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। बहुत कम है ना, टोटली 8,000 रुपए में एकड़ में लग गया। तभी बीज लेबर कुछ करना ही नहीं होता। अच्छा, मुझे 8,000 इनफैक्ट लेबर वेबर सब मिला के इनफैक्ट हमारे राजस्थान में बारिश से पहले बाजरे का बीज डाल दिया जाता है और किसान बहुत रेयरली आके देखता है, चेक करता है। अच्छा। जैसे ये हनी भी बॉक्सेस लगे हुए हैं हमारे पास यहाँ पे। हमने समझा कि बाजरा में हमको चाहिए 1200 से 1300 एकड़, जो आपके सब्जियां चाहिए उसमें आप 50 से 60 एकड़। हाँ, ठीक है। स्ट्रॉबेरी जैसे एक्सोटिक के अंदर 25-30 एकड़। करेक्ट। अब ये हनी है तो इसमें और ज्यादा मार्जिन है। इसमें मार्जिन उतना ही है। नोटिस करो तो आप एक हनी के बॉक्स से आपका लगभग ऐसे मान लीजिए 50 से 60 किलो हनी निकलता है साल भर के अंदर। पहले ये बक्सा का सारा खर्चा कितना होता है? अच्छा, ये एक बक्सा आपको पड़ेगा 4 से 5,000 रुपए का। 5,000 पकड़ते हैं अपन, इंक्लूडिंग लेबर एवरीथिंग। लेबर तो क्या है इसमें, तो हनी बीज है ना लेबर तो हनी बनाएगी बस अपने आप। बक्सा लाना है हमें तो, और साथ में फूल और ये सब चीजें होनी चाहिए। राइट। तो 5,000 रुपए का बक्से का खर्चा, 50 किलो हनी बनाया, हम 200 के रेट से बेचते हैं। रिटेल मार्केट में 1,000 रुपए का हनी बिकता है। ओके, तो यहाँ पे एक ही बक्से में 50 किलो हनी निकल जाएगा। 50 किलो हनी निकलेगा साल भर में। अच्छा, साल भर में। और 200 किलो से निकालो, 200 रुपए की रेट से लगाओ तो 10,000 रुपए का हनी हो गया। ओके, ठीक है। 5,000 का बक्सा, कैपेक्स कॉस्ट भी थी वो भी कवर कर ली हमने। 10,000 बन गया तो 5,000 रुपए का प्रॉफिट। तो ऐसे आपको लगभग कितने बक्से चाहिए? 2,000 बक्से चाहिए। लेकिन मजे की बात, अब इसमें एकड़ की क्या जरूरत है? बिल्कुल। ये 2,000 बॉक्सेस तो मैं आराम से 5 से 10 एकड़ में भी रख दूंगा। फैला के रख दूंगा। क्योंकि मैं चाहूँ तो खेत की बाउंड्री पे रख दूंगा। जो लैंड उतना यूज नहीं हो रहा होगा इस लगा देंगे। एग्जैक्टली। अब ये जैसे आप यहाँ पर भी नोटिस करोगे तो पेड़ों की बाउंड्री के बीच में रखा हुआ है। ये मेरी मेन जो फार्मिंग वाला जो एरिया है, इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है ये। अच्छा। हाँ, ये एक्स्ट्रा इनकम जैसा है। इसको एग्रीकल्चर इन इटसेल्फ इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट या अल्टरनेट इनकम सोर्स, उसमें भी अल्टरनेट ये है। और उसका सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, जिसका जो अल्टरनेट का अल्टरनेट है उसमें सबसे प्रॉफिट है। तो इस टाइप के आप डाइवर्सिफाइड सिस्टम करते हुए एक एक क्रॉप को नहीं करके, अगर आप हमारे खेत की भी बात करें तो आपने देखा नर्सरी तैयार थी, आमले का पेड़ लगा रखा है, ये लग रहे हैं आपके आमले लग रहे हैं, हनी बी का काम भी कर रहे हैं। ठीक है। थोड़ी बहुत हम ग्रेन्स भी करेंगे, जैसे बाजरा चना भी करेंगे अभी हम, है ना। राजस्थान में मूंगफलियां वगैरह भी लगा रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड मिक्स होने से इसका अपन सिस्टम्स बनाते हैं। इस बेसिस पे हम ही नहीं, करोड़पति कोई भी बन सकता है। अगर हम ऑन एन एवरेज लें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के पर्सपेक्टिव से लें, तो 50 एकड़ जमीन अगर किसी किसान के पास है तो जनरली उनका आराम से काम चलता है। नॉर्मली एक एकड़ से, जैसे अपन ने 2 एकड़ वाले किसान से लाख रुपए देखे थे, तो 50 एकड़ वाला किसान भी अगर 25-30 लाख रुपए कमा रहा है तो कम कमाई नहीं होती है। 25-30 लाख का पैकेज अपने इंडिया में अच्छा माना जाता है किसी नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन के लिए, और टैक्स फ्री। हाँ, क्योंकि उसकी प्योर एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स फ्री भी होगा। ये मोटिव समझते हैं। तो 30 लाख अगर 50 एकड़ में, तो ओवरऑल 100-120 एकड़ का होगा तो साल का निकाल लेगा, आराम से निकाल। फिर वो इकोनॉमिक ऑफ स्केल आएगा। 100 एकड़ होगा तो 1 करोड़ भी निकाल लेगा, इजीली निकालेगा, क्योंकि उसमें वो ये सब जो बी लगाने, ओवरऑल लेबर कम होगी, मशीनरीज डिप्लॉय होगी, तो वो वाला स्केल वाला खर्चा कम होगा। भाई आज अगर मैं 100 एकड़ के ऊपर ट्रैक्टर का किराया ही देता हूँ तो मेरा 4 लाख रुपए चले जाएगा। 6 लाख या 8 लाख में तो नया ट्रैक्टर खरीद लूंगा मैं। समझ गया। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको एक साल में 1 करोड़ रुपए कमाना है तो आपके पास ऑलमोस्ट 100 एकड़ जमीन हो, आप आराम से कमा सकते हो। और अगर 50 एकड़, आई थिंक 2-3 साल टाइप्स लग जाएंगे। एक ये था कि यार इंडिया में ना, और बहुत बोलते हैं कि यार एग्रीटेक स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है। कुछ कंपनियों ने करने की कोशिश भी करी, कुछ कंपनियां फेल भी हुई। तो आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से एरियाज हैं जो यंगस्टर्स हैं वो अपना स्टार्टअप या बिजनेस कर सकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है? अपॉर्चुनिटीज सारी एग्रीटेक के अंदर है। एग्रीटेक में मल्टीपल चीज़ आती है, मशीनरीज आती है, IoT सेंसर्स आते हैं, ये सब आते हैं। इन सब के अंदर यंगस्टर्स अपनी एक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। द ओनली कंडीशन इज यू शुड नो द राइट यूज केस। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग यूज़ केस क्या बताते हैं, मैं फार्म पे कैमरे लगा लो। आप किसी भी फार्मर को जाके बोलो कि मैं तेरे फार्म पे कैमरे लगा दूंगा, तो उसके बेसिस पे सबसे पहला थॉट प्रोसेस फार्मर के दिमाग में क्या आएगा? अरे ये बढ़िया हो गया, अब मैं मेरे घर बैठ के सारे फार्म को देखता रहूँगा। करेक्ट? क्या होगा? लेकिन 24 घंटे तक किसी ने कैमरे देखे क्या? क्या सिक्योरिटी गार्ड को भी देखा आपने 24 घंटे तक कैमरे देखने वाला? नहीं देखता। वहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आओ। आप यूज़ केस ये मत पे हो कि घर बैठ के कैमरे देख पाएगा। यूज केस ये देखो कि कैमरे लगा लिए तो हम आपके मोबाइल पे ट्रिगर दे देंगे कि कोई जानवर घुसा क्या, कोई गाड़ी घुसी क्या। हम हमारे कैमरे को यूटिलाइजेशन लेबर अटेंडेंस में लेते हैं। लेबर आती है, शक्ल दिखा के जाती है, अटेंडेंस मार्क। एवरी एग्रीटेक स्टार्टअप इन द कंट्री इज ट्राइंग टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द फार्मर्स, बट इट इज रियली कॉस्टली और फार्मर उस चीज को अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस तो आप इसमें लेके रहो कि एज अ सर्विस दो तो सबसे बेटर है। ठीक है, फिर प्लस उसका बेनिफिट दिखाओ, तब तो फार्मर अडॉप्ट करेगा। यूज केस प्रॉपर होना चाहिए। आप IoT सेंसर बेचने के लिए आप ये नहीं बोल सकते पानी बचेगा। अरे किसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा पानी बचाने से भाई। किसान की नीड नहीं है पानी बचाना, किसान की नीड है
इनकम बढ़ाना, उसको तो पैसा बढ़ाना है ना, पानी थोड़ी बचाना था उसको, उसको चाहिए ज़्यादा पैदावार है, उसको ये चाहिए, पानी बचाना नहीं था उसकी नीड। बिल्कुल। ज़्यादातर एग्रीटेक स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं कि वो फार्मर्स के लिए जो चीज़ बना रहे हैं वो प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस कर रहे थे। अब जैसे पानी की बात आई, अब IoT सेंसर जैसे हम यूज़ करते हैं, हम कैसे करते हैं, हमारा यूज़ केस क्या रहता है कि हमारे यहाँ पे जो फार्म्स पे काम हो रहे हैं उसकी ट्रैकिंग मिल जाए। अच्छा। IoT सेंसर का ट्रिगर आएगा, पानी दिया कि नहीं दिया, यही तो पता लगेगा मुझे। पानी बचाना मेरा उद्देश्य नहीं था, मुझे ये पता होना चाहिए था पानी डला कि नहीं डला। तो मेरे पास वो ट्रिगर मिल गया, सेंट्रल लेवल पे टीम बैठी हुई है, मुझे पता है कि केरला में पानी डल चुका, नहीं डला तो मैं बंदे को वहाँ पे फ़ोन लगाऊं कि भाई साहब पानी क्यों नहीं दिया, आज का आपका काम था, टास्क लिखा हुआ था। ड्रोन का यूज़ केस बताते हैं, ड्रोन से ज़्यादातर लोग बोलते हैं स्प्रे कराओ। अरे क्यों कराएं हम स्प्रे, ड्रोन की बैटरी भी तो जल्दी खत्म होती है, ये सब चीज़ होती है। आई थिंक आधे घंटे तक मैक्सिमम चलेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ड्रोन का यूज़ केस शुड बी एनालिटिक्स। आज अगर मेरा 200 एकड़ का फार्म है और मैं मेरे सुपरवाइजर एक्सपेक्ट करूँ कि रोज़ 200 एकड़ घूम के आ, नहीं पॉसिबल है भाई। 1 किलोमीटर से ऊपर का चक्कर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है बल्कि, राइट। तो नहीं पॉसिबल है रोज़ के रोज़, तो मैं ड्रोन उड़ाऊंगा, 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सर्वे होकर आ जाएगा। दीज आर द राइट यूज़ केसेस। और एज अ सर्विस अगर आप पिच करोगे तो टेक्नोलॉजी मतलब एक मंथली फीस टाइप, मंथली फीस प्राइस या यूज़ केस पर एकड़ पर घंटा इस टाइप से, तो ईजी हो जाएगा। SaaS मॉडल जैसा, तभी ये चल पाएगा। तो एग्रीटेक स्टार्टअप इसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। इनफैक्ट हम भी कुछ ड्रोन स्टार्टअप, एक ड्रोन स्टार्टअप के साथ हमने भी इन्वेस्ट किया है। एंड सब में ही करोगे क्योंकि आप ही का हम तो इसी चीज का तो लेते हैं। हम बोलते हैं हमें इन्वेंट द व्हील नहीं करना, हमें तो गाड़ी रखनी है उसके ऊपर, व्हील सबने बना लिया है। एंड आई थिंक ये मेजर रीजन ये भी है, एंड ये इनसाइट्स तभी मिलेंगे जब एक्चुअली आप फार्मिंग करोगे, है ना। ये ऊपर से गूगल में पढ़ के नहीं मिलना। नहीं, जब आपने भी किया, आपने किया, 2 बार पैसे एक्स्ट्रा दिए, 2 बार कुछ गलत हुआ, तब समझे। ये ऊपर से कोई पढ़ के, या ये तो आप जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वो पढ़ के नहीं होगा। फार्मिंग करने के बाद ही आपको रियल प्रॉब्लम पता लग सकती है, अदरवाइज ये सब किताबी प्रॉब्लम्स है। किताबी में वही जो है कि वो स्प्रे करवा रहा होगा और वो आधे घंटे में बैटरी चेंज हो जाएगी, वो प्रैक्टिकल चीज़ है। बिल्कुल। तो ऋतुराज, अब हम समझ गए कि यार कौन से क्रॉप में कितना प्रॉफिट है, क्या क्या चीज़ें लगती है, बट एग्रीकल्चर के अलावा साइड में और क्या क्या हम बिजनेस रन कर सकते हैं अगर कोई फार्मिंग शुरू करता है तो? एग्रीकल्चर क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप चाहो तो एक क्रॉप को भी एक पूरी इंडस्ट्री बना सकते हो, लेकिन अपन एंड टू एंड वैल्यू चेन समझें तो सबसे पहले होती है फार्मिंग, फिर होती है फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग, देन होती है सेकंड लेवल प्रोसेसिंग, फिर आता है रिटेल मार्केट। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, मैं वो भी समझाता हूँ। रिटेल मार्केट जो है इन तीनों इंडस्ट्री से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा टमाटर होगा, डायरेक्ट रिटेल ने खरीदा, ये भी सुना है। आपने ये सुना होगा टोमेटो का आप क्या कर सकते हो, ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके बेच सकते हो। आपने देखे होंगे बहुत सारे मार्केट के अंदर, जैसे आप प्रीमियम मार्केट में जाओगे ना, टोमेटोज के ऐसे पैक आके थैली में पहले से पैक होगा, एक एक सेम साइज के होंगे। चेरी टोमेटो देखें, हाँ ब्रांड लग के आएगा, तो वो होता है फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग। फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग ऑलवेज डील विद ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग। मतलब उसको सुंदर साइज के बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूटिफिकेशन, कितना सुंदर दिख रहा है, दाग धब्बे नहीं है, और दूसरा साइज कितना बड़ा है छोटा है, उसके बेसिस पे आप सेग्रीगेट कर लेते हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग। देन आता है सेकंड लेवल प्रोसेसिंग। सेकंड लेवल प्रोसेसिंग वो होती है जिसमें उस क्रॉप का या उस प्रोड्यूस का रूप बदल जाता है। जैसे टोमेटो को आप ड्राई करके पाउडर बना सकते हो। केचप इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। रिटेल के पास सेकंड लेवल प्रोसेसिंग के बाद भी आता है। तो नॉट ओनली इन टोमेटो, ये हर क्रॉप में होता है। जीरे के अंदर हम करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा। हम भी आजकल प्रोसेसिंग में चल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हम पार्टनरशिप्स के साथ करते हैं। जीरा उगाया, जीरे के अंदर 5 ग्रेड होती है। सबसे पहले जीरा उगा के हम डायरेक्टली भी सेल कर सकते थे, अब हम ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग, ABCDE। ए ग्रेड जीरा होता है जो एक्सपोर्ट में जा सकता है, बहुत अच्छा कैटेगरी का जीरा, जो सबसे हाईएस्ट प्राइस मिलेगी। E ग्रेड जीरा होता है सबसे बेकार। अब या तो मैं उसको बेचूं रिटेलर को, या फिर जो मेरे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेकंड लेवल वाला ही बना रखी है, मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, हम उसको पीसते हैं। पीस के क्या होता है, वो मसाला बन जाता है। द पॉइंट इज कि E ग्रेड जीरा और A ग्रेड जीरा, उसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लुक्स में डिफरेंस था। चीज तो वही है, बट टूटा वही तो है वो जीरा। अब उसको पीस दिया तो वो मसाले की कैटेगरी में आ गया। और मसाले की कैटेगरी में आते ही उसकी वैल्यू जो है या उसकी जो कीमत है वो A ग्रेड जीरे के बराबर हो गई, बल्कि कई केसेस में तो उससे ज्यादा भी हो गई। ये भी हो जाता है। तो दिस इज हाउ वी रन इनटू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पूरे बिजनेस मॉडल को देखें तो जेटा फार्म्स क्या कर रहा है। जेटा फार्म ने ग्रो किया। जेटा फार्म्स जैसे ऑपरेशनल पार्टनर्स ढूंढ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑयल मिल चलाते हो, अगर आप ही चलाते हो, आपने बोला मेरा राजस्थान में बहुत तगड़ा होल्ड है, मैं ऑयल मिल चला रहा हूँ, मेरे पास आगे का मार्केट भी है और इतना तगड़ा वैल्यू एडिशन मिलता है, आप बिलीव नहीं करोगे। ऐसे समझ लीजिए मूंगफली जो 70 रुपए में बिकती है, उसका ऑयल जो है वो 150 रुपए में बिक रहा है। ठीक है, तो अब मैंने मूंगफली तो फैक्ट्री को बेची है। हमारी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग मूंगफली कितनी थी, वो तो 30 रुपए थी। अच्छा, तो मैंने फैक्ट्री को 30 में बेची। 30 वाली चीज का हमने थोड़ा सा एडिशन किया, ऑपरेशंस डाले, 20 रुपए डल गए होंगे, तो 50 रुपए में तेल बना और 150 में बिका। तो जो 100 रुपए का प्रॉफिट था वो हम दोनों बांटते हैं।
तो ही ऑल्सो गेट्स अ बेनिफिट, आई ऑल्सो गेट्स अ बेनिफिट, अब बेटर बेनिफिट, क्योंकि मैं पहले 30 की चीज को 70 में बेच रहा था, अब मैं 30 की चीज को 90 में बेच पा रहा हूँ, 80 में बेच पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो रहा है तो मेरे लिए तो बेनिफिशियल है। अच्छा, तो बेसिकली जो भी बंदा फार्मिंग करता है अभी क्या है कि यूजुअली वो एक चीज़ पे फोकस करता है कि हमने ग्रो करके बेच दिया, बट अगर वो जैसे आपने बोला फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग करे या सेकंड लेवल, तो एक बंदे का करना मुश्किल होता है अनलेस ग्रुप बनाना, हाँ कोई पार्टनर्स होने चाहिए। एफपीओज होने चाहिए, एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस पे सरकार काम कर रही है और ये अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। हम इनके साथ जुड़ के ही इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्होंने ग्रुप तो बना लिया बट नाउ दे आर डायरेक्शनलेस, करना क्या है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे मार्केट में भी कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए कि सही टाइम कि मार्केट कैसे ढूंढूं, अगर मैंने कोई फैक्ट्री लगाई तो ऑपरेशंस कैसे करूं, तो ये सब चीजें इनको पता होनी चाहिए थी। तो एक एफपीओ मिला, हमने एफपीओ के साथ टाई अप किया, हमने एफपीओ को बताया कि एक एक्स क्रॉप उगानी है, इसको कैसे उगाना है, हमने आपको सारा डायरेक्टिव दे दिया, एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस बता दी, फिर उन्होंने बोला अब इस क्रॉप का क्या करें, बोले या तो मैं इसको डायरेक्ट सेल करवाता हूँ, फर्स्ट लेवल प्रोसेसिंग ग्रेडिंग सेटिंग कर दो आप, अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको साथ मिलके एक ना प्रोसेसिंग सेटअप लगाता हूँ, क्योंकि एफपीओस को मिलेगी सब्सिडीज और बेनिफिट, तो हम उसके साथ पार्टनर बन के फैक्ट्री सेटअप करेंगे। फैक्ट्री सेटअप करने के बाद प्रोसेस किया, प्रोड्यूस आया, मतलब जो फाइनल प्रोड्यूस आया उस चीज को हमें ना उसके लिए मार्केट ढूंढ के बाहर सेल कर देंगे। तो इट विल बी अ विन विन मॉडल फॉर ऑल द फार्मर्स इन्वॉल्व। साथ ही साथ एफपीओ के अंदर जितने भी फार्मर मेंबर्स हैं, एफपीओ के मेंबर्स होते हैं सारे फार्मर्स, हमारा एक मोटिव है हम इन सारे फार्मर्स को एक ऐसा चीज बना के दें, इसको ऐसे बोल सकते हैं, तभी आपने नोटिस किया होगा हमारा स्लोगन आपको पता है ना, देश का कल्चर एग्रीकल्चर बनाना चाहते हैं हम। अच्छा पता नहीं है, तो हम जेटा फार्म्स के अंदर देश का कल्चर एग्रीकल्चर बनाना चाहते हैं। आप इसका छोटा सा बैकग्राउंड स्टोरी है, आप इसको ऐसे ले लीजिए, आप किसी स्कूल में किसी बच्चे से पूछते हैं ना कि आपके फादर क्या करते हैं, तो ही फील्स प्राउड कि मेरे पापा है ना डॉक्टर है, मेरे पापा इस फलाना फलाना कंपनी में सीईओ रैंक पे है। नहीं, बच्चे को एक है ना अंदर से एक छोटी सी ऐसी गिल्ट सी फीलिंग आती है कि मैं कैसे बोलूँ कि मेरे फादर फार्मर है। करेक्ट। तो हम ये बदलना चाहते हैं। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल प्राउडली बोलो कि माय फादर इज अ फार्मर। इट शुड बी अ स्टेटस सिंबल नाउ, बिल्कुल ये होना चाहिए। मैं तो मेरा बेटा है, मैं तो यही बोलता हूँ कि तू ऐसे बोल कि फार्मर है तेरे पापा, यही होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे कि हमने देखा कि यार नॉर्मली मंडी में जितना मैंने सुना था 5 रुपए के टमाटर मिलते थे, आप 200 रुपए तक पहुंच गए, तो इसमें आपने कितने कमाए? आपने भी करोड़ों रुपए कमाए कि नहीं टमाटर के थ्रू? हमने टमाटर नहीं लगाया। अच्छा, जिस मतलब ये बोल सकते हैं कि लक खराब है कि इस टाइम में आपने, इसको मैं लक नहीं बोलूंगा, हम हमारे क्या है ना एक सिस्टम से चलते हैं। अच्छा, हम है ना ऐसे बोल जिसको बोलते हैं ना एक्सट्रीमिटीज। हमने हमारे बिजनेस को इस तरीके से बनाया कि जो वो वेव चल रही है ना, हम नॉर्मलाइजेशन में ही रहना चाहते हैं। ये जो एक्सट्रीमिटीज है उसको भी नहीं टच कर रहे, और जो लोअर लेवल वाली एक्सट्रीमिटीज है उसको भी टच नहीं कर रहे हम। अच्छा। तो ना हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो की हमारी कंसिस्टेंसी बनी हुई है। अच्छा। हमने तो इसमें अभी टमाटर नहीं था, अभी जो नहीं था, और ना हमने अभी इस लालच की वजह से लगा लिया। क्योंकि अभी 200 की प्राइस को देखते हुए बहुत सारे किसानों ने अभी भी टमाटर लगाए देखते हुए, लेकिन वो आएंगे तो 2 महीने बाद, और जब तक 2 महीने बाद आएंगे सप्लाई फिर से नॉर्मलाइज हो जाएगी और ये प्राइस 200 रुपए वापस गिर के 10-20 रुपए पे आ जाएगी, क्योंकि सबको स्कीम समझ आ गई। बस। एग्रीकल्चर में अगर अपन स्टडी के हिसाब से देखा जाए, रिसर्च के हिसाब से देखा जाए, जैसे स्टॉक मार्केट की रिसर्च करते हैं वो होता है ना, अब सबसे ना लाइफ टाइम हाई कब गया था, लाइफ टाइम लो कब गया था, तो इस टाइप की इसके एग्रीकल्चर में भी चलता है। कोई सी भी क्रॉप उगा लो, 3 साल का साइनोसॉइडल वेव होता है या 3 साइकिल का वेव होता है। टमाटर, ओनियन और अपने आलू, इसके अंदर 3 साल की चलती है। हर 3 साल में आप एक टाइम ऐसा देखोगे कि ये चीज बहुत ही सस्ती हो जाती है 2 से 3 रुपए में, और एक टाइम ऐसा देखोगे बहुत ही महंगी हो जाती है, और जनरली नहीं तो एवरेज चलती रहेगी। आपने ऐसे सीजन देखोगे आप, अभी टमाटर ऑल टाइम हाई गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब से 2 साल बाद हो सकता है टमाटर फिकने वाली स्टेज पे भी आ जाएंगे। ऐसा ही ओनियन में भी होता है। हाँ, ये तो हमने देखा भी है, एक टाइम में अनियन बहुत महंगा। राइट, क्योंकि ये होती है स्टोर करने वाली क्रॉप, टमाटर नहीं होता, लेकिन आलू और प्याज में तो ये चलता ही है। फिर आते हैं छोटी साइकिल वाले, मिर्ची वगैरह पेरिशेबल कमोडिटीज है, इसके अंदर भी होता है, लेकिन ये हर साइकिल में होता है, तो इसलिए अपन को पता नहीं पड़ पाता क्या, क्योंकि इसमें क्या है 6 महीने की साइकिल है, अलग अलग जगह से मिर्ची आ रही है, उड़ीसा से भी मिर्ची आती है अपने, है ना, यूपी में भी आती है, साउथ से भी आती है, सब जगह से ऐसे मिर्ची अलग अलग टाइम पे उगती है। तो हर जगह पे जब अलग अलग टाइम पे उग रही है तो उस टाइम का किसान ये सोचता है अब मिर्ची के भाव बढ़ेंगे, मैं अब लगा लेता हूँ, तब लगा लेता हूँ। ये वही हो गया ना कि कैचिंग द वेव वाला, या चलती हुई बस या ट्रेन में चढ़ने वाला, वो गिरोगे। हाँ, तो वही है कि आपको दिख रहा है अब महंगा है, अब लगाऊंगा तो वो तो भाई रिजल्ट तो 2 महीने बाद ही आना, निकल चुका है वो। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि अभी तो आपकी कंपनी बड़ी है एंड आपने एम्प्लॉयज रखे हैं जो कि एडवाइस कर सकते हैं कि यार ये ग्रो करेंगे तो बेहतर होगा, इसमें ये सारी चीज़ लगेगा। एक नॉर्मल अगर एक फार्मर है या उसका लैंड है, वो कहाँ से ये सब नॉलेज गेन कर सकता है कि यार मुझे क्या ग्रो करना चाहिए, मेरी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कब क्या करना चाहिए, ये सारी नॉलेज उसको कहाँ से मिलेगी? इसके लिए वैसे तो हमसे भी संपर्क किया जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा बेटर आपको बताऊं तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। अच्छा। और छोटे लेवल पे, नोडल लेवल पे गवर्नमेंट की एजेंसीज काम कर रही हैं। ओके। जैसे सबसे बड़ी एक्मे बॉडी है ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च।
इसके ही साथ मिलके कृषि विज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हर ब्लॉक लेवल पे एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो मतलब हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट हर तहसील में है। अच्छा, तहसील तक है? तहसील तक में भी है। ओके, ओके। तो उस तहसील का वेदर, उस तहसील के अंदर किस टाइप की सॉइल है, उस ब्लॉक में जाके आप वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र से ये राय ले सकते हो कि मेरी जमीन इस तरीके की, उसकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या क्या फसल उग सकती थी। अच्छा। इस लेवल की रिपोर्ट ले सकते हो। बट एक सवाल मेरा ये भी था कि आपने जैसे कि इंजीनियरिंग करी, कंप्यूटर साइंस करी, सब कोडिंग में अच्छी खासी नौकरी मिलती है, फिर आपने एमबीए भी किया, तो तब लोग हाई फाई स्टार्टअप्स करते हैं, वीसी मनी रेज करते हैं, ये सब करते हैं। तो आपने ये फार्मिंग वाला स्टार्टअप या फार्मिंग वाला बिजनेस में एंट्री मारने का कैसे डिसाइड किया, या क्या चीज़ है, एक्सपीरियंस हुई जिसकी वजह से आपको लगा कि ये एक चीज़ बढ़िया हो सकता है? तो मैं बहुत सी चीज़ कहना चाहूँगा। फार्मिंग वाला बिजनेस स्टार्ट करके किया क्यों, उस पर बाद में बताता हूँ। कर लिया तो ये अच्छा हो गया कि मैं खुद स्टार्टअप में इन्वेस्टर बन गया। आप ये सोच लो। पैसा था इसलिए कर लिया, क्योंकि इसमें पैसा बन रहा है, दूसरे में तो लेना पड़ रहा है। तो इससे पहले मैंने 2 स्टार्टअप चलाए थे। इस स्टार्टअप में भी बकायदा अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो मैं भी चाहता था एक ग्लैमर बने। स्टार्टअप वाला माइंडसेट में होता है, देखो एक नजरिया है कि आई वांट टू डू समथिंग ग्लैमरस, आई वांट टू शो माई सेल्फ कि ये तो मैंने बहुत तगड़ी चीज बना दी है, मार्केट के अंदर हिट हो जाएगी, राइट? ऐसा होता है। हमने भी वीसी फंड रेज करने की शुरुआत में कोशिश करी थी। हमें जब तक हमारा वीसी फंड या फिर वो राउंड क्लोज होता या डीडी फिनिश होता, तब तक ऐसा हो रहा था कि हम खुद ही जितना हम फंड रेज करे थे उससे ज्यादा रेवेन्यूज हमारे आने लग गए। तो हमें लगा कि ये तो करना नहीं चाहिए। और प्लस 2 स्टार्टअप्स करने के बाद क्या मैं थोड़ा सा मारवाड़ी माइंडसेट का भी हूँ, ठीक है? तो मैं मन से तो लाला हूँ। मेरी टीम भी मुझे बोलती है कि यार अपन कॉर्पोरेट कल्चर चला रहे हैं, लाला मत बनो। तो हमने बोला हम हाइब्रिड बनेंगे। तो हमने हमारी कंपनी में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल जो ज्यादातर स्टार्टअप नहीं रखते हैं, वो हमने रखा, वो था प्रॉफिट बनाओ। ग्रोथ को बाद में फोकस करेंगे। अगर पैसा ही नहीं बनेगा तो क्या करोगे इस ग्रोथ का? और प्लस ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल पैसे से जाती है। और ग्रोथ क्यों ली जाती है? पहले आप मार्केट कैप्चर करते हो, देन वी विल मेक मनी। हमने बोला पहले हम पैसा बनाते हैं और पैरेलल ग्रोथ करेंगे। अगर पैसा नहीं बनेगा तो सिस्टम गिर जाएगा, मतलब वो खोखला सिस्टम कहलाता है, राइट? आई थिंक इट इज ऑलवेज अ बबल देन। हाँ, आई थिंक वो जो ग्रोथ वाला वो तभी चलता है कि अगर आपको पूरी मार्केट कैप्चर करनी है, एंड मार्केट कैप्चर करने के बाद ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि आप अकेले बंदे रहे। और ग्रोथ इसलिए चाहिए होती है, आपको कॉम्पिटिटर का डर रहता है। हमारे केस में नहीं है, हमें वो डर। हम तो कह ही रहे हैं कि हम तो खेती में कर रहे हैं और एम्पल अपॉर्चुनिटी, 5 करोड़ एकड़ मैंने ही बताई आपको, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कहीं नहीं जाने वाली। और भी लोग कर भी लें तब हमें नहीं फर्क पड़ा, हम तो चाहते हैं करें, उससे मार्केट मैच्योर होगा। और प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट विंग चलता है तो और भी मैच्योर होगा। लोगों को पता तो लगे। अभी आज की डेट में मीडिया ने इतनी ग्लूमी पिक्चर पैदा कर रखी है कि फार्मर सुसाइड कर रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे। ऐसा नहीं है, जबकि अगर ऐसा हो रहा होता तो ये इंडस्ट्री 10,000 साल से नहीं चल रही होती, और ये आगे आने वाले इटर्निटी तक रहेगी। ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकता ये, ठीक है? ये ऐसा नहीं कि AIML से वो नहीं होने वाला। खाएंगे बिल्कुल होगा, ये हमेशा चलेगी। तो आप वन ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसके अंदर ले पा रहे हो। चाहे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया होगा, MBA बैकग्राउंड से आया होगा, लेकिन जो बोला जाता है ना, जब आप एक ऐसे फेज से गुजरते हो कि फेल्ड स्टार्टअप, मैंने बहुत ऐसा देखा, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड, कि भाई ऐसा भी हो गया था कि बिल्कुल ही अब तो सेविंग खत्म हो गई, सब चीज खत्म हो गई, क्या क्या करोगे, कैसे करोगे, कोविड फेज देखा, सब चीज देखी। तो मैं समझ में आया पहले पैसा कमाओ, और इस बिजनेस में मुझे पैसा दिखा। लिटरली पैसा बनाया हमने। और प्लस इसके अंदर रिसेशन फ्री है, सब चीज से अलग है ये, ठीक है? एंड वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर मार्केट फोर्सेज एज वेल। आप कभी ये सोच ही नहीं सकते कि सोने के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं तो क्या सब्जियों के भाव ऊपर नीचे होंगे। इवन एक दूसरी सब्जियां भी एक दूसरे से कोरिलेट नहीं करती, ठीक है? जीरे के भाव बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी बादाम के भाव भी बढ़ जाएंगे, कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। इट इज दैट इंडिपेंडेंट इंटरनली ऑल्सो और इंट्रा लेवल पे भी। तो ऋतुराज, क्या हम कोई तरीके से ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यार अगले 3 या 6 महीने में किस चीज का डिमांड बढ़ने वाला है? ऐसा कुछ प्रेडिक्शन हो पाता है? ये बहुत मुश्किल है, तभी तो इस मार्केट का अनऑर्गेनाइज बोला जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। आप किसी भी मंडी में चले जाओ, लेट्स टेक एग्जांपल फ्रॉम उदयपुर। उदयपुर राजस्थान की एक मंडी है, ठीक है? वो इस लेवल की मंडी है कि अगर उसके अंदर 10 ट्रक खीरे के उतर गए तो खीरे के प्राइसेस है ना 5 रुपए से नीचे चले जाएंगे, राइट? लेकिन कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वहां पे खीरे की रोज कितने ट्रक आएंगे। इसको ऐसे लेते हैं, जयपुर की मंडी में खीरे के प्राइसेस चल रहे हैं 10 रुपए, उदयपुर की मंडी में चल रहे हैं 20 रुपए। तो जयपुर की मंडी में जितने भी ट्रेडर्स हैं, सब लोग ये बोलेंगे अपन कल ट्रक भेजते हैं उदयपुर, राइट? यही सोचेंगे आप और मैं भी, यही सोचेंगे। तो हम सब ने ट्रक लगा लिया, आपने भी एक ट्रक भेजा, मैंने भी भेजा, अब भेज दिया। अब हम एक दूसरे को भी नहीं बताएंगे मैं भेजने वाला हूँ, ठीक है? तो ये पता नहीं होता, तो वहां पहुंचेंगे और प्राइसेस गिर जाएगी। हमें एक एज मिल जाता है, किसानों को एक एज मिल जाता है, लेकिन उन्हीं किसानों को जो पूरा ट्रक खुद से तैयार कर सकते हैं। हमारा खीरे की ग्रोइंग तो 2-3 रुपए ही है, मैं रिस्क ले लूंगा। 2 रुपए की कॉस्टिंग रहेगी लॉजिस्टिक की, मैं उदयपुर मंडी में पहुंचा दूंगा। लेट से गिर भी गया 5 रुपए पे, तो कोई नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेंगे। ये मैं वो कहानी याद आ गई, वो राजा ने बोला सब 1-1 कप दूध डालो, एक ने बोला मैं पानी डाल देता, पता क्या चलेगा, सब में पानी डाल दिया। तो वहां को पता नहीं लगेगा किस दिन क्या है, ये प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। एंड ऑल्सो ये जो आपने एक और चीज़ आपने बोल दी, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स भी होते हैं,
जैसे आपने एफपीओ का बोला, और भी बहुत चीज़ों में ट्रैक्टर वैक्टर में सब्सिडी मिलती है, तो ये भी फार्मर्स को कहाँ पता चलता है? इंटरनेट के थ्रू मिलता है जो कृषि विज्ञान केंद्र से पता लग जाएगा। बट अगर इतना सब ऑलरेडी कृषि विज्ञान केंद्र और ये सब हैं, तो फिर भी मेजॉरिटी लोग ये पैडी और गेहूं ही क्यों उगा रहे हैं? अगर नॉलेज का एक्सेस भी है तो फिर कहाँ फंस रहे हैं? सब्सिडी उठाने का मतलब है पैसे की कमी होना, मतलब पैसे कम हो जाएंगे आपकी चीज के, कुछ तो लगेंगे ही। जैसे उतना भी नहीं है अभी। एग्जैक्टली, और उतना मिलता भी है तो क्या होता है, देखिए रिस्की। अच्छा। फार्मर्स के पास लिमिटेड लैंड के ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, राइट? कि आप ऐसे समझ लिया, अगर रिस्क ले लिया, सपोज उसने 50,000 की ड्रिप आती है, सब्सिडी होने के बाद 25,000 की आ जाएगी, आधी रेट की आएगी, 25,000 तो लगाने तब भी ऐसे मानते हैं हम। 25,000 लगा के वो लगाएगा, लेट से सब्जियां लगाता है, सब्जियां इज अ रिस्की क्रॉप, तो जो उसको पता है कि कॉन्फिडेंटली मैं ये तो कर ही सकता था, वो मैं कर ही लूंगा, उसका वो तो पूरा घर उसी से चलना है, इस पे तो रिस्क नहीं। और किसी दिन अगर सब्जी में पैसा भी लगा, 25,000 की ड्रिप भी लगा ली, बीज भी महंगा खरीद के लाया, फर्टिलाइजर भी महंगा खरीदा और सब्जी बिगड़ गई, तब क्या करेगा? अब वो पैसा कहाँ से लाए? इसलिए वो रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा। ये चीज है, तो उनको लगता है जो चल रहा है वो बेटर है, कोई हमारे साथ आके रिस्क ले ले, देन दे कैन वर्क आउट। तो ऋतुराज, आप अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे अपने बारे में और कितना अभी फार्मिंग कर रहे हैं वो भी बता दें। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं फाइनेंस मार्केटिंग ग्रेजुएट हूँ, उससे पहले मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। जैसा कि इंडिया में हर आदमी इंजीनियर बनने के बाद ही कुछ करता है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग में समझ आता है कि इसके अलावा और क्या करना है। एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग के बाद ही पता पड़ता है कि नाउ व्हाट आई नीड टू डू। फाइनेंस मार्केटिंग ग्रेजुएट होने के बाद मैं एक सीनियर एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ। सबसे पहला स्टार्टअप मैंने हाइपर लोकल ऑन डिमांड डिलीवरी में चलाया था, जैसे डंजो चलता है। उसके बाद मैंने चलाया सोलर इंडस्ट्री में बिजनेस, इसके अंदर हम HNI से पैसा लेते थे, बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर लगाते थे और बिजली सेल करते थे इस मॉडल पे। उसके बाद ये मेरा तीसरा स्टार्टअप है जिसके अंदर हम खेती करते हैं। इस स्टार्टअप की प्रेरणा मुझे ऐसे मिली कि जितने भी HNI से जो हम पैसा लेते थे, तो हमें सबसे, मेरे केस में तो 100% HNI के पास एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल थी। अच्छा। हर आदमी ये कहता था मेरी लैंड पे क्यों नहीं सोलर लगा लेते तुम? तो मैं समझ में आया कि इन सबके पास लैंड्स हैं, इनकी लैंड पे सोलर लगाया जा सकता है, तो खेती तो हो ही रही है। बिल्कुल। तो उनका एक प्रॉब्लम था, उन्होंने सोचा कि मैं जब बटाई पे देता हूँ तो ऑप्टिमल रिटर्न्स या रेवेन्यू नहीं आते, क्योंकि बटाई का मतलब ये होता है कि उन जमीन उनकी है, कोई आदमी आएगा लोकल लेवल का, वो उनकी जमीन पे खेती करके जेके आएगा, और जितना भी गेहूं या चावल उगेगा या सरसों उगेगी वो शेयर हो जाएगा। ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस शेयरिंग के ऊपर कोई चेक नहीं है। आदमी तो दिल्ली में बैठा है, जमीन राजस्थान के गाँव में है, तो कौन जाएगा चेक करने? ठीक है, तो वो अगर बोलेगा 12 बोरी आई है तो 12 बोरी आई है, वो बोलेगा 10 बोरी आई है तो 10 बोरी आई है, तो चेक नहीं था। तो ऐसे करते करते ये चीज शुरुआत हुई। मेरा पहला एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट था हाइड्रोपोनिक्स को लेके। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स में पानी में जो ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में ऐसा होता है, इट इज नोन एज सॉइललेस फार्मिंग। सॉइललेस, बिना मिट्टी के खेती होगी, और पानी में ही होती है। सबसे इजी एग्जांपल हाइड्रोपोनिक्स का आप ऐसे लिखते हो, घर में आप बीकर में मनी प्लांट का पौधा लगाते हो, अपने आप चलता है, तो बस वैसा ही है। पौधे की जड़ें हमेशा पानी के अंदर रहती हैं। उसके अंदर हमने जयपुर की गर्मी में स्ट्रॉबेरीज ग्रो करी। नेशनल लेवल अवार्ड भी। पानी बोल रही है, न्यूट्रिशनल वाटर होता है, न्यूट्रिशन डालना पड़ता है, पानी नॉर्मल ही है। ओके। वो तो चेक करना पड़ता है कि पानी में क्या क्या अवेलेबल था, जो नहीं था वो डाल दो। ठीक है। धीरे, और वो स्टेज वाइज पता लगता है कि जड़ें बढ़ानी है तो ये न्यूट्रिशन जाएंगे, लीव्स बढ़ानी है तो ये न्यूट्रिशन जाएगा, फ्लावरिंग लानी है तो ये न्यूट्रिशन जाएगा, फूल फल को बड़ा करना है तो ये न्यूट्रिशन जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो अलग होगा, प्रोटीन खाओगे तो वैसा होगा, वैसा। अच्छा, सेम पौधों के। हाँ, तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि राजस्थान में हमने पहला प्रोजेक्ट हाइड्रोपोनिक्स का किया। जयपुर की गर्मी में स्ट्रॉबेरी ग्रो करी तो बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ, नेशनल लेवल अवार्ड भी मिला। अच्छा, जयपुर की गर्मी में, मतलब राजस्थान में गर्मी में कभी स्ट्रॉबेरी नहीं होती। इनफैक्ट इंडिया के अंदर गर्मी में कभी स्ट्रॉबेरी होती नहीं थी। आई थिंक विंटर में ग्रो होती है। और मेजर हब जो है हिमाचल और ना ये महाबलेश्वर रहते हैं। राजस्थान में भी होती हैं अब, सर्दियों के अंदर, बिहार में भी होने लगी है, नहीं सर्दियों में। हमने गर्मी में ग्रो करी थी हाइड्रोपोनिक्स में। वो मेरे लिए, तो हाइड्रोपोनिक्स में ऐसे कि बोला कि आपने सॉइललेस होता है, एंड आई थिंक वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो मतलब एक घर टाइप की चीज होती है। पॉलीहाउस बनाते हैं, जैसे कूलर के अंदर का शेड नेट और पॉलीहाउस लगते हैं। अच्छा। टारपोलिन जैसा सिस्टम चेक होता है, पिलर्स लगते हैं, उसके अंदर पॉलीहाउस आपने देखे होंगे, वो डोम्स, ग्रीन हाउस, राइट, ग्रीन हाउस ही। तो इट इज नॉन प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर सिस्टम बोलते हैं। फैन पैड सिस्टम लगता है, जैसे कूलर में देखा होगा आपने, पीछे जाली लगती है, उसमें पानी गिरता है, एक साइड पंखा चलता है, वो उसमें भी फैन पैड सिस्टम लगता है। एक साइड ना पैडिंग लगती है, उसमें पानी गिरते हैं, तो पूरा का पूरा पॉलीहाउस ठंडा किया जाता है। अच्छा। तो बाहर 45 डिग्री और अंदर 23 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। उसमें बनाया पूरा सिस्टम, वहाँ पे ग्रो करा। स्ट्रॉबेरीज ही नहीं, साथ में हमने केल, पॉक चॉय, स्विस चार्ड सब ग्रो किया था। अच्छा, ये सब मैं पहली बार ये सब मेरे लिए भी पहली चीज ही थी। फिर क्या हुआ कि जयपुर मार्केट थोड़ा छोटा है, इस चीज के लिए रेडी नहीं है। स्ट्रॉबेरी तो बिक जाती है क्योंकि एक फैसिनेटिंग चीज दिखती है ना, आप और मैं भी सोचेंगे हाँ स्ट्रॉबेरी थी। केल, पॉक चॉय वहाँ पे अगर बेचने जाओ तो नॉर्मल जनता बोले ये क्या गंदा सा पालक लेके आ गए तुम मेरे सामने, राइट, तो वो बिका नहीं। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो वो बिका नहीं।
तो हमें समझ में आया कि यार एक तो ये कैपेक्स हैवी बिजनेस है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो हम आए ओपन फील्ड खेती के अंदर। मैं नया था, मैं पहले ही बता चुका कि मैं फाइनेंस मार्केटिंग से हूँ। खेती का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो सही बताऊं तो काफ़ी लोगों ने शुरू में बेवकूफ़ी बहुत बनाया। जैसे कि खेती शुरू करी तो जहां हाइड्रोपोनिक्स में पहले 1 करोड़ रुपए एकड़ का खर्चा आ रहा था, ओपन फील्ड में सबसे अच्छी चीज ये लगी, शिफ्ट होते ही 4 लाख रुपए एकड़ पे खर्चा हो गया। मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन बाद में पता लगा 4 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा है। ये खर्चा तो 1.5 लाख रुपए आना चाहिए था। लेकिन मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, तो दुकान वालों ने या लोगों ने मुझे सामान महंगा बेचा, तो वो हुआ। और हाइड्रोपोनिक्स से इसमें शिफ्ट होते ही एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि कंट्रोल एनवायरनमेंट से जब आप ओपन फील्ड में शिफ्ट करते हो तब आपको समझ में आता है कि खेती के अंदर प्रॉब्लम्स क्या है। जहाँ दूसरे किसान स्ट्रगल करते हैं वो सब चीज मैंने फेस करी, रियल टाइम फेस करी। रियल वर्ल्ड पे आ चुके हो। रियल वर्ल्ड, मौसम चेंज हो रहा है, फसल खराब हो रही है, कीड़े लग रहे हैं, डिजीजेज आ रही है, मार्केट प्राइसेस आपके हाथ में नहीं होती। आज जैसे टमाटर 200 रुपए तक पहुंचा था, कभी 2 रुपए भी पहुंचता है। तो ये सब चीजें कंट्रोल में नहीं। एक्सोटिक में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो आपको डिसेंट रीजनेबल स्टेबल प्राइसिंग पे चलता है। फिक्स टाइप का डिमांड रहता है, लिमिटेड मार्केट है, फिक्स मार्केट चलता है। आपको पता ही है कि पॉक चॉइस इतनी रेट में ही बिकेंगे, स्विस चार्ट इतनी रेट में ही बिकेगी, तो सिस्टम सेट है उनका। लेकिन जो रोजमर्रा की वेजिटेबल्स होती है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत हाई होते हैं। एंड यू कैन, आप इसको इस एग्जांपल से बिल्कुल इजीली रिलेट कर सकते हो कि जो चीज 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, जो टमाटर जो रोज आम आदमी खाता है, राइट, तो इस लेवल का फ्लक्चुएशन है। इतना स्टॉक मार्केट में भी इतना नहीं होता जितना इसमें हो रहा है। आप ये देख लो, ये ज्यादा रिस्की हो जाता है। हाँ बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। तो ऐसे करते करते हमारी शुरुआत हुई। फिर हमने देखा कि ओपन फील्ड के अंदर ये जो मारामारी थी वेदर की और मार्केट प्राइस की, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट। हमने इसको और समझा तो पता लगा कि ये हमारे ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि वेदर और मार्केट अगर आपने कंट्रोल कर लिया और खेती अगर आपको आती थी तो आप तो खेती के भगवान हो गए। सब चीज तो आपके हाथ में। अब ये वही है, एक तरफ आलू डाला दूसरी तरफ सोना। हाँ, बस वो स्कीम हो जाती। तो जो चीज कंट्रोल में नहीं है और ये इतना बड़ा वास्ट फील्ड है, तो हमने बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा, जो चीज कंट्रोल में नहीं है छोड़ दो, उसके ऊपर कंट्रोल बनाने की सोचो ही मत। कंट्रोल बनाने जाओगे तो हाइड्रोपोनिक्स में जैसे बहुत पैसा खर्च हो रहा था 1-1 करोड़ रुपए का, वो नहीं होगा। कंट्रोल बनाओ ही मत, सिस्टम ऐसा सिंपल बना लो। मैंने मेरा फाइनेंस वाले बैकग्राउंड को यूटिलाइज लेते हुए मैंने डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग के कॉन्सेप्ट्स खेती में डाले। आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनता है। करेक्ट, राइट। तो इसी तरीके से खेती चल रही थी। खेती के अंदर हमने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना दिया। अच्छा। अलग अलग क्रॉप्स लगाई, अलग अलग एरिया में लगाई। उससे क्या हुआ कि जो वेदर और मार्केट प्राइस मेरे कंट्रोल में नहीं थी, उस रिस्क को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब में। तो अब समझ आया, जैसे कि नॉर्मली एक जगह सिर्फ राइस या पैडी या वीट ये सब ग्रो होती है, बट जब हम बचपन में पढ़ते थे वो बोलते थे कि यार 2 क्रॉप्स ग्रो कर लो, 3 कर लो, बट वो एक्चुअल में होता नहीं था। बट आपने समझा कि हाँ कि ये करेंगे तो फायदा होगा, और इसका स्केल बढ़ाया हमने पूरे कंट्री लेवल पे। ओके। इससे क्या फायदा हुआ कि कल को ज्यादा बारिश हुई तो सोयाबीन जैसे अगर राजस्थान में खराब भी हो रहा है तो असम से क्या चाय आना बंद हो जाएगी? नहीं। सब जगह का वेदर आपने सुना ही हुआ। एक बार किसी जमाने में केरला में बाढ़ आई थी, तो क्या इंडिया ने खाना खाना थोड़ी छोड़ दिया था? मसाले तो तब भी खा रहे थे, केरला से बहुत ज्यादा मसाले आते हैं। बिल्कुल, राइट। कभी लातूर में टमाटर फेंक दिए गए तो जरूरी थोड़ी कि शिवपुरी से टमाटर नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, पत्ता गोभी और ना जो नॉर्मल गोभी होती है वो पुष्कर से आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली के पास में हरियाणा में नहीं प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ये डिफरेंस, ये जो डाइवर्सिफिकेशन था, इस चीज का हमने उपयोग लिया। ओके। प्लस अनलाइक स्टॉक मार्केट्स के जितना बड़ा पोर्टफोलियो बनाओगे, पोर्टफोलियो विल स्टिल रिमेन रिस्की। एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर में जितना बड़ा पोर्टफोलियो बनाओगे ये रिस्क कम होता जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सारी की सारी क्रॉप्स जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन फॉलो करती है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है मिट्टी जो है ना वो धोखा नहीं देती। ओके, राइट। वेदर धोखा दे सकता है, लेकिन वेदर आपके कंट्रोल में तो था नहीं। बिल्कुल। तो धोखे का मतलब ये नहीं होता कि जीरो हो जाएगी। अच्छा, जीरो नहीं होता कभी भी, कुछ कम हो जाएगा। और रिस्क जो है वो स्टेजेस वाइज होता है। लेट्स से मैं अभी का रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना होगा बिपरजॉय आया था अभी गुजरात में। अच्छा। हाँ, तूफान आया, खूब बारिश हुई। हमने राजस्थान के अंदर लैंड प्रिपरेशन कर दिया था। लैंड प्रिपरेशन मतलब ट्रैक्टर चला दिया। मतलब खुदाई होती है, ट्रैक्टर चलता है, टिलिंग होती है, ये प्रोसेस होता है। ये चला दिया। बीज डालने से पहले बहुत तेज बारिश हो गई। तो हमारा किस चीज का खर्चा गया? सिर्फ लैंड प्रिपरेशन का। बीज का, खाद का, लेबर का, सारे खर्चे बच गए। करेक्ट। तो लॉस क्या हुआ? सिर्फ अप टू द एक्सटेंड ऑफ लैंड प्रिपरेशन। अगर मैं बीज लगा चुका होता तो सिर्फ बीज तक का लॉस होता, लेबर बच जाता। फिर मैं उसके ऊपर जाता स्टेज वाइज। अगर मेरी पूरी खड़ी फसल होती जिसमें से क्रॉप आ रही होती, वो जीरो होती, तब मेरा 100% लॉस होता। नहीं, 100% लॉस जनरली किसानों में नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। हर स्टेज के साथ वो चांस कम भी होता जा रहा है, बढ़ भी रहा है, तो बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन। तो इसी वजह से जितना बड़ा स्केल होगा, इसको एक लाइन में ऐसे समझ सकते हो
पूरी दुनिया की खेती या पूरे भारत की खेती एक दिन में फेल नहीं हो सकती, हाँ, कभी नहीं होगी, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मुझे तो ये ना रियलिस्टिक सिनेरियो लगता है, अनरियलिस्टिक, करेक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमने ये सिस्टम पे बना दिया, पूरे मॉडल इस तरीके से बनाए हाँ कि इंडिया में जितने भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, हर एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अंदर हमारा एक खेत तो होना ही चाहिए, ओके और हर स्टेट में एक खेत होना चाहिए। हर खेत के ऊपर 4 से 5 डिफरेंट फसल होनी चाहिए। आप अभी ये हमारे गुड़गांव खेत पे हो, आप यहीं पे देख लो, हमारा फ्रूट ऑर्चर्ड भी चल रहा है, आंवले लग रहे हैं, हाँ, अमरूद भी लग रहा है, नींबू भी लग रहे हैं, Correct. इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग भी होगी। हाँ। उधर खेत तैयार हो चुका है, वहाँ पे अब लैंड प्रिपरेशन हुई है, अब यहाँ पे सीडिंग होगी, जिनको नर्सरी पता है प्रिपरेशन हुई, ब्रिंजल, ब्रिंजल की खेती शुरू करेंगे। हाँ, तो वहाँ पे नर्सरी प्रिपरेशन हो रही है, पूरी Correct. सीड लग रहे हैं। हाँ। तो अब ये मिक्स हो गया, अच्छा आंवले आएंगे सर्दी के अंदर रिटर्न देंगे, हाँ ठीक है, तब तक इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग कर लेंगे। नींबू की साइकिल अभी निकली है, नींबू हार्वेस्ट किया ही है हमने, हाँ, हाँ। ब्रिंजल आ जाएगा 2 महीने बाद। तो सिस्टम को इस तरीके से डेवलप कर लिया कि सिर्फ एक ही खेत आपको रेगुलर हर महीने कुछ ना कुछ पैसा दे रहा है, Okay. प्लस हेजिंग भी है। ब्रिंजल खराब भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, उसके बाद आंवला तो है ही ना मेरे पास बैठा हुआ, Okay, और ब्रिंजल खराब हुआ तो किस स्टेज में खराब होगा, पौध तक ही तो खराब होगा, ऐसा तो नहीं 100% खराब हो जाएगा। बिल्कुल। इस तरीके से सिस्टम हमने बनाए, Understood. मतलब हमने हमारा खुद का म्यूचुअल फंड ऑफ एग्री प्रोजेक्ट्स बना लिया और इस सिस्टम में बढ़ते गए। तो ऋतुराज, अभी जैसे कि आपने बोला कि हमने सारे जो एग्जांपल्स लिए वो ओपन एरिया फार्मिंग का लिया, बट अगर मान लो किसी के पास उतना लैंड नहीं है या लैंड का कम एक्सेस है, तो क्या हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, ये मैंने कुछ टर्म सुने थे, इससे भी फार्मिंग की जा सकती है, रिटर्न्स अच्छे आते हैं या कुछ दिक्कत है इसमें? नहीं, ऑपरेशनल लेवल पे इन पे भी सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स आते हैं, बस इसमें थोड़ा सा कैपेक्स लग जाता है। ये हैं क्या डिफरेंट चीज़ें जो कि क्लोज्ड एनवायरनमेंट या जो घर है, फ्लैट है, उस टाइप चीज़ों में कर सकते हैं हम? सो एग्रीकल्चर में अगर मैं सेगमेंट्स की बात करूं तो 3-4 टाइप के सेगमेंट होते हैं। एक होता है ओपन फील्ड, ओपन फील्ड के अंदर सब सेगमेंट होती हैं, बिल्कुल ही ओपन लैंड के ऊपर खेती करना, और या फिर फ्रूट ऑर्चर्ड्स लगा लेना, फलों की खेती करना जिसमें पेड़ लग रहे हैं। फिर आता है प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर। प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर के अंदर 3 टाइप के सेगमेंट होते हैं। एक होता है शेड नेट, जिसमें क्या होता है बारिश नहीं रुकेगी, शेड आएगी सिर्फ। अच्छा फिर दूसरा होता है पॉली हाउस, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, सर्दी के अंदर गर्मी में ट्रैप कर सकते हो क्योंकि उसमें ऊपर पॉली शीट लगती है, ग्रीन हाउस टाइप। ग्रीन हाउस टाइप। फिर तीसरा टाइप का होता है फैन पैड सिस्टम, उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सिस्टम, अच्छा। कि गर्मी में आप सर्दी भी का एनवायरनमेंट बना सकते हो, जो हमने हाइड्रोपोनिक्स में किया था। अब इन्हीं प्रोटेक्टेड सिस्टम्स के अंदर हाइड्रोपोनिक्स किया जा सकता है। अगर या तो आप पॉली हाउस में लगाओ, हर हाइड्रोपोनिक्स को आप इंडोर में, मतलब इस कमरे के अंदर भी लगा सकते थे आप। अच्छा। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें सॉइललेस खेती होती है, तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट टू इट। फिर आता है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स में क्या होता है, टैंक लग रहा है, उसमें मछलियां तैर रही है, Okay. और उस पानी का इस्तेमाल करके आप हाइड्रोपोनिक्स जैसा सिस्टम डेवलप कर लो, या फिर उस पानी को आप मिट्टी में डाल दो। दैट इज ऑल्सो एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स का मतलब है एक्वाकल्चर को यूज करते हुए न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पौधों में कम करना। अब पानी देने का तरीका तो कोई सा भी हो सकता था, या तो आप डायरेक्ट पानी से कर लो और या फिर इसको मिट्टी में डाल दो। तो ये अलग अलग तरीके हो गए। अच्छा। ये जितने भी आपको तरीके बताए, इसमें ओपन फील्ड या फिर फ्रूट ऑर्चर्ड जो ओपन में लगाने वाला होता है, ये सबसे सस्ता होता है, क्योंकि बाकी सब में कैपेक्स इन्वॉल्व है। अच्छा। कुछ ना कुछ सेटअप लगाना पड़ेगा, पॉली हाउस लगाना पड़ेगा, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा शेड नेट के फॉर्मेट में या फैन पैड वाले सिस्टम के फॉर्मेट में। करेक्ट। हाइड्रोपोनिक्स के अंदर वो टावर्स लगाने पड़ेंगे या एनएफटी चैनल्स लगाने पड़ेंगे, टैंक्स लगेंगे, एनएफटी चैनल, ये मतलब एनएफटी न्यूट्रिएंट, हाँ न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक होती है ये। अच्छा अच्छा। ठीक है, इसको ऐसे ही बोला जाता है। हाँ। तो उसमें पानी जो होता है उसका एनएफटी चैनल्स के थ्रू फ्लोट, मतलब इसमें अगर ब्लॉक्स में जाएगा स्ट्रेट में तो उसका एनएफटीज बोलते हैं, और बाकी होते हैं वर्टिकल टावर्स। आपने देखे होंगे, टब नीचे होगा, एक लंबा सा खंबा लगा होगा, उसमें चारों तरफ पौधे लगे होते हैं। समझ गया। बट अगर मान लो चाहे एक्वापोनिक्स हो या हाइड्रोपोनिक्स हो, ये मिनिमम कितने एरिया में होती है, और उसमें फिर कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट कितना होता है? एक्वापोनिक्स में तो थोड़ा सा एरिया चाहिए क्योंकि टैंक बनेगा, लेकिन अगर हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो ऐसा तो कुछ नहीं है, 100 स्क्वायर फीट में भी हो सकता है। तो और उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता होगा? इसको ऐसे ले लीजिए, अगर मैं ओपन पॉली हाउस बना के करूंगा तो हाइड्रोपोनिक्स में 1 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए का खर्चा जाएगा। अच्छा खासा खर्चा है। और अगर छोटा सेटअप लगाते हैं अपन 6000 स्क्वायर फीट के लगभग का, तो भी ओपन वाले के अंदर आपके 35 लाख रुपए के लगभग लगेंगे, और इंडोर में करोगे आप तो आप 8-9 लाख रुपए और कम कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ अपना टावर्स और एनएफटी चैनल्स का ही खर्चा जाएगा। बट अभी जैसे आप बोल रहे थे 100 स्क्वायर फीट एरिया में भी करते हैं, तो उसमें कितना? उसी प्रोपोर्शन में कम कर लीजिए। अच्छा अच्छा, उसी प्रपोर्शन में। जैसे आपने 6000 स्क्वायर फीट का बोला था, 6000 स्क्वायर फीट का 35 लाख रुपए। हाँ, उसमें भी 8-9 लाख किस चीज में हम कम कर सकते हैं? स्ट्रक्चर के। अब इंडोर के अंदर स्ट्रक्चर तो घर का हो गया, तो अब आपको सिर्फ सेटअप्स लगाने हैं। तो ऐसे मान लीजिए, मतलब मोटा मोटा ऐसे करनी पड़ेगा, 5000 स्क्वायर फीट में 25 लाख लग रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा ग्रोपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में ग्रोपिटल करता क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? अभी अपन ने जितनी भी खेती समझी ये सब जेटा फार्म्स था, राइट। हमारा असली में बिजनेस मॉडल इज खेती। अच्छा। लोग परसीव नहीं कर पाते कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ। तो इसको पहले इजी करते हैं। किसी भी बिजनेस का असली में अंडरलाइन चीज क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बिजनेस? कैसे, क्या करके वो पैसे कमा रहा है? एग्जैक्टली, द वर्ड इज पैसा। बिजनेस की डेफिनेशन इज टू मेक मनी, करेक्ट, राइट। हम कैसे पैसा बनाते हैं?
फसल उगाते हैं, उसको बेचते हैं और पैसा बनता है। करेक्ट। फसल उगाने के लिए हमें क्या चाहिए? जमीन चाहिए, लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस चाहिए। ये चारों चीजें जो मैंने आपको गिनाई, जमीन, लोग, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन वाला सिस्टम, इसके लिए चाहिए पैसा, इनपुट, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से लेके आ रहे हैं? इसके लिए हमने एक पैरेलल डिपार्टमेंट खड़ा किया या पैरेलल ब्रांड खड़ा किया, उसका नाम है ग्रोपिटल। तो ग्रोपिटल इज अ टेक प्लेटफॉर्म जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करता है इस टाइप के एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो हमारा पहले से बिजनेस चल रहा था फार्मिंग का, उस फार्मिंग को फ्यूल करने के लिए हमने ग्रोपिटल फंड करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, टेक प्लेटफॉर्म, जिसमें कोई भी इन्वेस्टर आके अपनी केवाईसी करे और एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट हो गया, एफडी का ऑल्टरनेट मान लीजिए आप, तो और उसके अंदर पैसा लगा के खेती की इनकम से पैसा कमा सकता है। ये ग्रोपिटल से बनाया। ग्रोपिटल की खासियत क्या है कि जितना भी फंड, जैसे बैंक्स में अगर आप एफडी देखते हो, तो बैंक्स में जब एफडी आप कराने जाते हो तो उस पैसे का बैंक क्या करता है? लोन बांटता है, स्टॉक मार्केट में लगाता है, यही करता है। हमारे पास भी वो पैसा आता है, उसका पूल बनता है और उस पैसे से हम करते हैं ये वाली टाइप की खेती जो अभी हमने पूरे इसके अंदर समझी कि हम अलग अलग जगह पे खेत लीज पे लेंगे, अलग अलग टाइप की खेती करेंगे और इस चीज को सिक्योर बनाएंगे बाय डाइवर्सिफिकेशन, और इससे जो रिटर्न आते हैं ये हम यहाँ पे इन्वेस्टर को दे देते हैं। तो यहाँ पे आपने बोला कि आपने एफडी का भी एग्जांपल लिया और आपने बोला कि आप इससे फार्मिंग करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स को टैक्स फ्री इनकम मिलती है, तो उनका बेनिफिट ये है। बट सवाल ये आता है कि आप रिटेल इन्वेस्टर्स से ना लेके, क्योंकि आप लैंड वैंड ये सब लीज पे ले रहे हो, बैंक से क्यों नहीं पैसे ले लेते? क्योंकि वो तो आपको कम इंटरेस्ट में दे देंगे, आपके पास एसेट भी है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर्स से क्यों फिर पैसा ले रहे हैं? तो बैंक्स ऐसा नहीं है कि कम इंटरेस्ट रेट पे देंगे, बैंक्स की भी रेट जो है वो 8 से लेकर 15% के बीच में चलेगी, हम भी इसी रेट पे लेते हैं। दूसरी बात, हम रिटेल इन्वेस्टर का जो पैसा लेते हैं ये प्योरली वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए लेते हैं। बैंक्स वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए पैसा नहीं देगा। डिफरेंस बताता हूँ, बैंक्स आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देगा, ट्रैक्टर खरीदना है बैंक से लोन उठाओ, पॉली हाउस लगाना है बैंक से लोन उठाओ, ड्रिप लगानी है बैंक से लोन मिल जाएगा, सीड खरीदना है बैंक लोन नहीं देगा, लेबर को पैसा देना है बैंक लोन नहीं देगा, फ्यूल खरीदना है, ट्रैक्टर तो खरीद लिया, उसमें फ्यूल डलेगा, ऑपरेशनल एक्सपेंस है, बैंक पैसा नहीं देगा। अब आप जब इतने बड़े स्केल पे खेती करोगे तो ये पैसा कहाँ से आओगे? खुद के पैसे से मैं कर सकता हूँ, हम प्रॉफिटेबल स्टार्टअप हैं अभी, लेकिन जो स्केल है, एक्सपोनेंशियल स्केल है, वो नहीं मिलेगा। और प्लस सच्ची बात यही है कि बैंक से पैसा अब हम लेने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अब हमारा लीनिएज भी बन गया। 3-4 साल बाद इंडस्ट्रीज को भी बैंक वर्किंग कैपिटल नीड का पैसा देती है। अब हम ऐसा इंडस्ट्री निकल के आए। एक नॉर्मल किसान क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होती, किसी साल लॉस हो रहा है, किसी साल प्रॉफिट हो रहा है, किसी साल फिर कम हो गया, तो बैंक बोलता है इसको मैं पैसा कैसे दूं? इसलिए बैंक जो उनको वर्किंग कैपिटल नीड भी देता था वो केसीसी के फॉर्मेट में देता है, किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं उसको। तो एक किसान के ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। अच्छा। एरिया से मतलब नहीं है, अगर उस किसान के 100 एकड़ भी होगा तो भी 1 से 1.5 लाख मिलेंगे, 2 एकड़ है तो भी 1 से 1.5 लाख मिलेंगे। अब हमारे तो 4000 एकड़, और अगर मैं पर्टिकुलरली किसान बन के बात करूँ तो मैं 1 से 1.5 लाख रुपए के अंदर 4000 एकड़ कैसे चलाऊंगा? बिल्कुल। तो इसलिए हमने रिटेल इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी दी, तो इट इज अ विन विन मॉडल फॉर बोथ ऑफ अस। तो अब आप बैंक से भी काफी रीच करेंगे? अब कर सकते हैं, ओपन है, करेंगे कि नहीं? अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो करेंगे। अच्छा। प्लस एक और दिक्कत रहती है, बैंक से रेज करने में क्या होता है, ईएमआई मॉडल आता है, यहाँ पे हम क्वार्टरली रिटर्न देते हैं। अच्छा, वहाँ पे आपको मंथली देना पड़ेगा? और प्लस प्रिंसिपल भी पे बैक करना पड़ेगा। अच्छा। यहाँ पे हमारे खेती के अगर देखा जाए तो खेती की साइकिल्स ऑन एन एवरेज 3 महीने की तो होगी। तो हम तो चाहेंगे कि पैसा इस तरीके से सिस्टम में चर्न हो कि फसल लगे और मतलब सॉरी क्रॉप का बीज लगे और निकल के जो आए तो रेवेन्यू के फॉर्मेट में निकल के पूरा आए, तब हम पैसा पे करें। बीच में देने से लिक्विडिटी क्यों बंद करना? बिल्कुल। बिजनेस के अंदर दूसरा पार्ट हमने पैसा बनाना तो देख लिया, लेकिन लिक्विडिटी और कैश फ्लो मैनेजमेंट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। इंडिया में एग्रीकल्चर का हालत आपको पता है, छोटे फार्मर्स की हालत आपको पता है, तो आप फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया और दुनिया में क्या देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है ना मशीनरी डिपेंडेंट और थोड़ा सा ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट करेगा। अच्छा। राइट, क्योंकि अगर हम देखें यूएस के अंदर 5 फार्मर मिलकर 2000 एकड़ का फार्म संभाल लेते हैं। और मैं मेरे फार्म्स के ऊपर कंपेयर करूं तो 50 एकड़ के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 12 लोग लगते हैं, ओनली 50 एकड़ के ऊपर। अच्छा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कब हो सकती है? जब आप एग्रीगेशन ऑफ लैंड्स करोगे। अब एग्रीगेशन ऑफ लैंड इंडिया के अंदर थोड़ा सा दिक्कत था, क्योंकि फ्रेगमेंटेड लैंड 2-2 एकड़ की जमीनें हैं। अफ्रीका के अंदर अगर आप देखोगे तो बड़ी लैंड्स हैं, एक साथ आपको 5-5 हज़ार हेक्टेयर की मिलती हैं ज़मीनें। असम में भी मिल जाती हैं। तो आप एग्रीगेशन करो या फिर बड़े लैंड होल्डिंग देखो, और आपका ये फर्ज होना चाहिए कि आप सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन करो कि फार्मर्स को एग्रीगेट करके लेके आओ, उनकी इनकम सिक्योर करो, तो एवरीबडी विल बी पार्ट ऑफ दैट इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। अच्छा। तो इसी से फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर बन के आएगा। इसको एकल खेती बोल लीजिए। अच्छा। ठीक है, बड़े एरिया में सिंगल क्रॉपिंग। लेकिन तो ये जो बड़े एरिया में जो आप बोल रहे हैं एग्रीगेट करोगे, तो फिर वो जो छोटे लैंड ओनर थे वो फिर क्या करेंगे? उन्हीं सबको तो एग्रीगेट होना है। अच्छा।
मतलब आज एक छोटा लैंड ओनर ये कोऑपरेटिव टाइप का बन गया। कोऑपरेटिव जैसा, जैसे एफपीओ वाला मॉडल है वो ईसीसी में वर्क करता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। अच्छा। आज 2-2 एकड़ के अगर 100 किसान मिल जाएंगे तो 200 एकड़ हो गया ना। तो 200 एकड़ के ऊपर आपको 5 ट्रैक्टर खरीदने, मिलके खरीद लो। बिल्कुल, एंड परसेंटेज वाइज आपको परसेंटेज वाइज, एकड़ वाइज किसी डिस्ट्रीब्यूट अगर कर, कम भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको मिलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में वो प्रॉब्लम वही होती है ट्रस्ट कि ट्रस्ट नहीं है, वो नहीं है, मेरे लैंड पे ज्यादा आया था, मैंने तो ज्यादा मेहनत करी थी, तूने कम करी थी, वो नहीं होना चाहिए। फिर उसके लिए आपको एक सेंट्रल एजेंसी होनी चाहिए। वो सेंट्रल एजेंसी अभी आज की डेट में मैं नहीं मानता कि सरकार बन सकेगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है फिर तो वो। सरकार का काम ये नहीं है कि लोगों को कंट्रोल करेगी, सरकार का काम है अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करना, सब्सिडी देना, वो कर ही रही है सरकार ने, तो सब दे ही रही है। तो उन सब देने के बाद आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा, वहाँ पे आप प्राइवेट एजेंसी स्टार्टअप्स भी आ सकते हैं, हम लोग भी उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं एफपीओ के साथ मिलकर, ऐसा ही सिस्टम है। तो ऋतुराज, एक मेरा सवाल ये था कि अभी आजकल ना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो एक तो होता है कि यार घर ले लो, वो आपको पता है गुड़गांव में इतना महंगा हो गया, दिल्ली में तो जगह ही नहीं है। दूसरा होता है आप प्लॉट ले लो, गुड़गांव में तो अब प्लॉट भी नहीं बची, नोएडा में भी नहीं बची। अब क्या ये जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदना, ये भी एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सही है, क्या है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो एग्रीकल्चर करते भी हैं? देखो, अगर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव रियल एस्टेट देखो और लैंड एप्रिसिएशन को देखो, तो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स आर गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सबसे सस्ती जमीनें अभी एग्रीकल्चर में मिलेंगी आपको। बट इसमें होता है कैपिटल अप्रिसिएशन? कैपिटल अप्रिसिएशन होता है, टाइम लगेगा, अच्छा, लेकिन होता पक्का है। बिल्कुल। सब अगर आप नॉर्मली रियल एस्टेट का सिस्टम देखोगे तो ऐसे ही तो होता है, सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड्स खरीदी जाती है, फिर उसका कन्वर्जन होता है या तो कमर्शियल में, इंडस्ट्रियल में या रेजिडेंशियल में। तो अगर आपने पहले फेज में ही एग्रीकल्चर लैंड्स ले ली, तो उसका कन्वर्जन अगर हो रहा है, अगर आपको थोड़ा सा वो इंट्यूशन मिल रहा है, ये सब चीज़ है, तो डेफिनेटली अप्रिशिएशन तो होगा ही होगा, बेटर इन्वेस्टमेंट। हाँ, तो इसके अलावा जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड के फिर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो आप ओवरऑल इसको एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, स्पेशली क्योंकि जैसे जब आप जैसे लोग करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, एग्रीकल्चर लैंड को आप उसके एग्रीकल्चर से लिंक मत करो। कहने का मतलब, अगर अपन गुड़गांव में जमीन लेने जाएंगे तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन मिलेगी, और आप उस पर गेहूं लगाओगे, तो गेहूं की प्राइसेस लैंड की वैल्यू से तो कुछ मतलब ही नहीं है। राइट, गेहूं तो वही 22 रुपए किलो का बिकेगा, तो वही निकलेगा। तो आप इसको अलग रखो, इसको अलग रखो। आपने 1 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर लैंड में डाले, तो उसका एप्रिशिएशन 1 करोड़ के ऊपर होने दो। गेहूं के लिए आप अलग से इन्वेस्टमेंट करो, तो उसका आप अलग कैलकुलेशन करो। नेवर मिक्स दिस 1 करोड़ रुपए विद गेहूं का इन्वेस्टमेंट, वरना क्या है, आपको हमेशा लॉस लगेगा। सेम गोज विद रिटेल, या आप ये बोल सकते हैं रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ऑल्सो आप अगर घर लेते हो 30 लाख का, 40 लाख का घर भी ले लिया, तो इंडिया में 3 से 4% से ज्यादा रेंटल वैल्यू तो कभी नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर में वो रेंटल वैल्यू 1 से 2% ही है। अच्छा, तो आप 1 करोड़ रुपए के वो वैल्यू तो कभी पा ही नहीं सकते, इनफैक्ट एग्रीकल्चर वैल्यू भी नहीं पा सकते। तो आप दोनों को अलग रखिए। अच्छा, तो दोनों का अलग रखने से मेंटल पीस बनी रहेगी, और दोनों के अपने अपने अप्रिशिएशन चलेंगे। एंड उसके बाद अगर आपने एग्रीकल्चर कर लिया तो एक्स्ट्रा, हाँ, तो वो बेनिफिट है, बिल्कुल। अच्छा, एक और जो दिक्कत होती है फार्मिंग में जो लगता है, वो ये कि आपको आई थिंक पानी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो आपने कैसे किया है? पानी की जरूरत है ना, खेती में भी वही क्रॉप के अकॉर्डिंग नीड पड़ती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को ज्यादा पानी चाहिए, पेड़ों को पानी चाहिए, अगर पैडी को भी ज्यादा चाहिए, पैडी को बहुत पानी चाहिए। एक अगर नॉर्मली अगर यूं देखा जाए तो 1 किलो पैडी बनाने के लिए लगभग 200 से 300 लीटर पानी खर्च हो जाता है। अच्छा, दिस इज ह्यूज। और खर्चा कितना लगता है पैडी में? 1 एकड़ में? 1 एकड़ में खर्चा आप मानिए 25 से 30 हजार रुपए एकड़ का। और फसल अगर बासमती है, मैं बासमती की खर्चा बताइए आपको, बासमती आप आराम से बेच लोगे लगभग 40 या 45 हजार रुपए के लगभग। बस 10-15 हजार का ही प्रॉफिट हुआ? 10-15 हजार का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 25 लगा के 15 हजार का प्रॉफिट हुआ ना। अच्छा, अप्रॉक्स 70-80% हो गया। वैसे देखे ना, अपन हमेशा मार्जिन में देखते हैं। अच्छा, इसलिए। बट मोस्टली इंडिया में फार्मर्स ये पैडी और गेहूं इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये है या नॉलेज की कमी है? नहीं, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा नहीं है किसी पैडी और इसका है, और भी नोटिफाइड क्रॉप से ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। अच्छा। जैसे छत्तीसगढ़ में नोटिफाइड क्रॉप है राइस। ओके। राजस्थान में हमारे बहुत सारी है, मूंग है, चना है, मक्का है, ये भी है। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही है, बहुत सारी क्रॉप्स है, तो स्टेट वाइज डिसाइड कर रखी है। अच्छा। लेकिन ये क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये आसान है क्रॉप उगाना। हाँ, मतलब प्लस मार्केटेबिलिटी इजी है। हाँ, किसी बेचना भी आसान है, सीख लिया, अब फिर नई चीजें में तो बिल्कुल ग्राउंड अप से सीखना पड़ेगा। दूसरा, सरकार के ज्यादातर वेयर हाउसिंग जो है वो इन क्रॉप्स पे बना हुआ है, ग्रेन्स और पल्सेस पे बना हुआ है सिस्टम, इसलिए क्योंकि खाने के लिए वो चाहिए। राइट। अगर हम अपन पानी की बात करे थे, तो इस खेत के ऊपर हमने क्या है, ये लगा रखे हैं हमने सिस्टम्स। अच्छा, ये सोलर पैनल। हम पानी की बात कर रहे थे, तो हमने ये सिस्टम लगा रखे हैं, सोलर पैनल लगा रखे हैं। ओके। एग्रीकल्चर जो बिजली होती है अपनी, वो आती है टुकड़ों में, फेजेस में आती है। अच्छा। कहने का मतलब दिन की 8 घंटे की मिलेगी, दिन की 6 घंटे की मिलेगी। फिर कई जगहों पे क्या होता है, हफ्ते में 3 दिन सुबह वाले टाइम में आएगी, हफ्ते में 3 दिन रात वाले टाइम में आएगी।
जरूरत पड़ती है या आएगी कब? आएगी मतलब सरकार ऐसे ही देती है, ओके, ओके। बिजली विभाग से ही ऐसे आएगी अच्छा कि 6-6 घंटे के स्लॉट में मिलेगा। कई जगहों पे 3 वाला सिस्टम भी चलता है कि 6 घंटे सुबह, 6 घंटे दिन में, 6 घंटे रात में, मतलब टाइम वाइज, एक हफ्ते इसमें, एक हफ्ते इसमें, एक हफ्ते इसमें। ठीक है। तो हमने सोलर लगा लिया। अब हम डिपेंडेंट नहीं है 100% उस वाली बिजली पे, ये आराम से बिजली से सूरज से चलेगा, हाँ। पानी हमें हमेशा मिलेगा। अच्छा, तो इतने में ही ये पूरा कितना? ये छोटा खेत है, ये शहर के पास में था, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 7 एकड़ का खेत है, ये आराम से पर्याप्त है इसके लिए। अच्छा, और इसमें लगाने में इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये ऐसे मानो आप 1 किलोवाट का जो सेटअप होता है वो लगभग 40-50 हजार रुपए का लगता है। ये कितने? ये है अपना 5 HP का, 5 HP का, मतलब 5 किलोवाट का पकड़ लो आप सेटअप। तो ये 2.5 लाख रुपए का खर्चा। हाँ हाँ, दोनों मतलब पूरा सेटअप है ये। ओके ओके। 2.5 लाख रुपए के लगभग का सेटअप है। इस पे सब्सिडी भी मिल जाती है। अच्छा, सब्सिडी जनरली हर आइटम पे मिलेगी, ट्रैक्टर पे मिलेगी, ड्रिप्स पे मिलेगी। सरकार ने ये व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर रखी है। ओके ओके। तो 2.5 लाख में ये पूरा 5 किलोवाट का लगा है। हाँ। और ये रिकवर कब तक हो जाता है? ये अगर वैसे खेती की बिजली सस्ती है, हाँ। लेकिन इसकी रिकवरी अपन क्रॉप के बेनिफिट में देखते हैं हाँ। कि ज्यादातर देखा जाए तो क्रॉप्स को पानी की रिक्वायरमेंट दिन में रहती है, और दिन में पानी की व्यवस्था सॉल्व हो गई तो मैं मेरे नजरिए से बोलूं तो मैं तो पहले साल में रिकवर मानता हूं इसको। हाँ, क्योंकि आप दिन में ज्यादा ग्रो करोगे तब पानी मिल गया आपको। भी रात में सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, दिन में खाना बनाते हैं। बिल्कुल। खाना बनाते हैं तब पानी की आवश्यकता है। पौधे 3 चीजों से खाना बनाते हैं, सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। ओके। वो तीनों दिन में चाहिए इनको। तो दिन में पानी चाहिए, दिन में किया, पौधे ने अच्छा खाना बनाया तो ज्यादा उपज करेगा, ज्यादा उपज करेगा तो हमारी तो वसूल हो गया। ओके। हम ये मानते हैं। अब मैं इसको मॉनिटरी वैल्यू में ऐसे नहीं बोल सकते, कई लोग इसको 10 साल की वैल्यूएशन भी मानते हैं। कई लोग जनरली बॉलपैक फिगर ऐसा लिया जाता है 4 साल के अंदर इसकी कीमत पूरी की पूरी वसूल हो जाती है। तो मतलब ये 4 साल में कितने किलोवाट आवर की, या जितना भी आप लगाओ? जितना भी, अच्छा अच्छा। कोई सा भी, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट के अनुसार ही तो लगाया था हमने। तो ये आपने कितने एकड़ के लिए ये 5 किलोवाट लगा? 7 एकड़। 7 एकड़ के लिए 5 किलोवाट मोर देन सफिशिएंट है। मोर देन सफिशिएंट है, 10 एकड़ में आराम से चल जाता है ये 5 किलोवाट। ओके ओके। अच्छा, इसमें होता है एंड नॉर्मली लोग 4 साल में इसको वो कर लेते हैं। और फसल वाइज देखो तो कर ही लेंगे ना, हमने तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह भी लगा रखी है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है? हॉर्टिकल्चर वो क्रॉप्स होती हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हॉर्टिकल्चर कैटेगरी में आता है। ओके। तो मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं क्रॉप्स के। एरोमेटिक होता है जिसमें सुगंधित आता है, जैसे लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, जो आपने ये आता है ना, मॉस्किटो मैट्स आती है, उसमें खुशबू आती है, परफ्यूम्स में आता अच्छा, अच्छा। है, उसमें आता है। फिर मेडिसिनल, अश्वगंधा, शतावरी, हर्ब्स होती है। फिर स्पाइसेस, जीरा हो गया। तो ये सब भी आप करते हो? यहाँ सब करते वो हैं दूसरे फार्म? हाँ, अलग अलग फार्म से अलग अलग चीजें करते हैं। बट आप क्या वो डेकोरेशन वाले प्लांट्स करते हो या वो नहीं? डेकोरेशन वाला एक भी नहीं है अभी सेगमेंट। अच्छा। क्योंकि डेकोरेशन वाले प्लांट्स B2B सेगमेंट में नहीं बिकते। ओके। हमारा जितना भी माल है वो B2B सेगमेंट के लिए बना है। स्पाइसेस बेच लेंगे, ग्रेन्स बेच लेंगे, पल्सेस बेच लेंगे। तो इसमें स्पाइसेस में मैंने जैसे सुना था कि सैफरन में इन सब में बहुत प्रॉफिट होता है, ऐसा होता है? वही सेम कॉन्सेप्ट है। बहुत प्रॉफिट को अगर आप अमाउंट की टर्म्स में बोलो तो सैफरन तो बिल्कुल अलग लेवल पे चले जाएगा। अच्छा। परसेंटेज की टर्म्स में बोलो तो सब बराबर है। अच्छा, वो भी 100-200% ऐसे के बीच में? ओके ओके ओके। एंड जो स्टेबिलिटी के मामले में फिर भी बता देता हूँ, हाँ। मेडिसिनल, स्पाइसेस और एरोमेटिक क्रॉप्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि इसका मार्केट छोटा है। अच्छा, राइट। स्टेबिलिटी मतलब प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा? प्राइस फ्लक्चुएट कम होगा। आपके पास अगर एक फैक्ट्री है लेट्स से, और आप मेडिसिनल क्रॉस में डील करते हो, तो आप उससे रेगुलर सप्लाई लोगे। लेकिन टमाटर की हो सकता है रेगुलर नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल मिलेंगे, मेडिसिनल करने वाले लोग भी कम है। ओके ओके। अच्छा, एंड ये सब जो आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि पिस्ता विस्ता के तो प्राइसेस बहुत महंगे होते हैं, तो ज्यादातर ड्राई फ्रूट इंडिया के अंदर जो होता है, बादाम होता है, कैश्यू होता है, अखरोट होते हैं, ये सब चीजें होता है। ओके। अभी हमारा इसके अंदर सेगमेंट में कम है होल्ड। ठीक है, थोड़े बहुत कैश्यू का जरूर है साउथ की साइड में, लेकिन बहुत बड़ा एरिया नहीं कवर किया है। अच्छा। ट्राई कर रहे हैं हम देखने का, लेकिन इसके अंदर हम लगे लगाए ऑर्चर्ड ही उठाएंगे, और वी विल जस्ट मैनेज द ऑपरेशंस। अच्छा, तो बेसिकली जो ऑलरेडी फार्म्स ये सब ग्रो करते हैं उन्हीं के साथ करेंगे? ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि कोई सा भी ऑर्चर्ड ले लो आप, चाहे नट्स का ले लीजिए, ये मतलब ड्राई फ्रूट्स वाला जिसको बोल रहे हैं, चाहे फ्रूट्स का ले लीजिए, कोई सा भी आप पेड़ लगाओगे तो आपको 2 से 3 साल वेट करना पड़ता है हार्वेस्ट आने के लिए। ये ड्राई फ्रूट्स में कोई सा भी, आंवला भी, अमरूद भी, 2 से, अच्छा, ये पेड़ का जमीन से लगाओगे तो पेड़ बड़ा होगा, तब तक ही फल देगा। तो 3 साल तक वेट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ये सब जेटा फार्म्स के अंदर चल रहा है। अब जेटा फार्म्स का जो फ्यूल कर रहा है वो ग्रोपिटल करता है, तो ग्रोपिटल में इन्वेस्टर के पैसे को हम 3 साल तक ब्लॉक नहीं कर सकते। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं 1 साल में। ओके। तो इसमें जैसे कि एक और चीज है, जो किस क्रॉप के साथ क्या क्रॉप उगाएं, वो थोड़ा अगर उसके ऊपर नॉलेज दें, जैसे मल्टी क्रॉप में किसके साथ क्या बेस्ट बैठता है? वैसे तो ये होता है, ये थोड़ा टेक्निकलिटी चीज है, ये एग्रोनॉमी का पार्ट है। वो जैसे डॉक्टर्स नहीं बोलते परहेज करना चाहिए, आपके जब लग जाती है तो खट्टा मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसे चीजें बताते हैं, तो वैसे एग्रोनॉमी में भी चलता है। अच्छा। सो ऐसा बोला जाता है, जैसे मिर्चियों के बीच में आप है ना बैंगन मत लगा दो। अच्छा। राइट, क्योंकि दोनों सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरिंग में है, हाइट में। हाँ, है ना। प्लस जैसे आप शेड के अंदर है ना, आप है ना गोभी और ये सब नहीं लगा सकते, वो
वर्क नहीं करेगी। शेड सपोर्टिंग क्रॉप्स में क्या होती है, जैसे शेड सपोर्ट करती है हल्दी, टर्मरिक कैन बी ग्रोन बिटवीन ट्रीज ऑल्सो, क्योंकि शेड में अच्छी चलती है हल्दी। तो इस टाइप का क्रॉप का मिक्सचर होता है। ये एक डॉक्टरी सलाह से लिया जा सकता है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारी खुद की एग्रोनॉमी टीम है, तो वो हमें सजेस्ट करती है कि किस टाइप का टोपोग्राफी है, किस टाइप का सिस्टम्स बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीज चलती है। ओके, तो जो पॉपुलर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं इंडिया में या डिफरेंट स्टेट्स में? ऐसा कोई वो नहीं है सिस्टम। जैसे ज्यादातर लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। ज्यादातर लोग इंटरक्रॉपिंग में पेड़ों के नीचे लगाते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स। लेग्यूमिनस क्रॉप कौन सी है? दाल प्रजाति वाली। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम हो जाता है और एक बढ़िया सिस्टम बन जाता है कि नीचे, क्योंकि वो बहुत छोटी हाइट की रहती है ऐसा, क्योंकि लेग्यूमिनस होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर लेती है। इसका मतलब ये पढ़ा तो था, सब मैं भूल गया। दाल वाली क्रॉप्स के है ना, रूट्स के अंदर है ना नोड्स होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स की बनी होती है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को है ना जमीन में कंज्यूम करती है। उससे क्या होता है, पेड़ों को फायदा मिलता है। तो आपका जो फर्टिलाइजर का इनपुट है वो कम हो जाएगा और एक फसल और निकल गई। फर्टिलाइजर में भी ज्यादातर फर्टिलाइजर ही मेजर नाइट्रोजन होता है। यूरिया, डीएपी जितने भी होते हैं इन सब के अंदर अमोनिया और ये सब चीज होती है। ये पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें नाइट्रोजन मेजर कंपोनेंट है। अच्छा, तो ये पॉपुलर कॉम्बिनेशन होते हैं। आपके सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशंस कौन है, कौन कौन से जिसमें आपको अच्छा फायदा मिला है? हम भी दालें लगाते ही हैं, ठीक है, और प्लस हमने कुछ ऐसा अलग नहीं किया है। आप नोटिस करोगे अगर जितनी भी अपने जो बात करी, जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम चलता था, हमने उसी चीज को एक स्केल पे ले गए। सिंपल सिस्टम्स ऑन अ स्केल, इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपका नॉलेज का भी स्केल अच्छा है। आप अच्छे लोग हायर कर पाओगे, वो छोटा फार्मर नहीं कर पाएगा। आपके पास एरिया भी बहुत है, तो आप ओवरऑल भी देख सकते हो कि कौन से लेवल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया। एक्सपेरिमेंटेशन करने में खर्चे बहुत होते हैं और पैसा भी बहुत जलता है, ठीक है। हम चाहते तो हम भी स्टार्टअप हैं, लेकिन आप ऐसे मान लो हम एक लाला और कॉर्पोरेट का हाइब्रिड है। हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती फालतू का एक्सपेरिमेंटेशन करके ग्रोथ और ऐसी चीजें नहीं करना चाहते कि वो चले नहीं, पैसा बर्न हो, वैसा चीज भी नहीं चाहते थे। हम बहुत सिंपली सिस्टम को बड़ा करना चाहते हैं। एंड अगेन, आप जो हमारे यूथ को, आपने डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप्स किए हैं, बहुत सारी जर्नीज देखी हैं, दूसरे स्टार्टअप्स के साथ भी काम कर रहे हैं। तो जो टियर 2 टियर 3 टाउन का बच्चा है, यंगस्टर्स है, स्टार्टअप की फील्ड में आना चाहते हैं, उसको क्या एडवाइस देंगे, क्या 2-3 टिप्स देंगे? मैं एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले कोई भी आइडिया तुम्हारे दिमाग में हो ना, तो उस आइडिया के ऊपर पहले बिजनेस बनाना, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट को कभी लूज मत करना। हमेशा ये मत सोचना कि ये आइडिया तो मेरा सबसे अच्छा है, क्योंकि आइडिया कभी अच्छा नहीं होता। सबको लगता है उसका आइडिया ही सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप काम करो, ठीक है, बी अ गुड सेल्स पर्सन एंड अ गुड स्पोक पर्सन, क्योंकि अगर आप अपनी चीज या अपने आइडिया को अच्छे से सेल नहीं कर पा रहे हो, देन वो अच्छा बिजनेस कभी नहीं बना पाओगे। चीज आपकी है तो आप ही तो सबसे अच्छे कन्विक्शन लेके आ सकते हो मार्केट के अंदर। आपको इन एंड आउट पता है उस चीज के बारे में, तो आप सबसे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, राइट। आप ही उस दर्द को बता पाओगे कि मैंने इस चीज को कैसे डेवलप किया है, तब वो अच्छे से बिकेगी। और बिकने के बाद ये नहीं कि एक चीज बिकी तो अब आप पहले ही सपने बना लो कि अब तो मैं 100 बेच रहा हूँ। पहले 1 बेचो, 2 बेचो और प्रॉफिट बनाओ। प्रॉफिट को ग्रोथ के आगे कभी भी कंपेयर मत करना। प्रॉफिट इज ऑलवेज नेसेसरी। पैसा नहीं बन रहा है तो आपका स्टार्टअप करने का या उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। प्लस आप दूसरों पर डिपेंडेंट होंगे, चाहे एग्जैक्टली, और आपको उनकी बात पे ज्यादा, राइट। बिजनेस मीन्स पैसा। पैसा खुद बनाओ, कस्टमर से बनाओ, तो सब चीज अपने आप अलाइन होती है। आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा एक्सपेंशन के लिए, आपको लोन भी मिलेंगे, लोग भी जुड़ेंगे, टीम भी अच्छी मिलेगी, बट आपका कोर सॉलिड होना चाहिए। प्लस चाहे टाइम ज्यादा लगे, बट एक्चुअल में बंदा बना रहे हो, राइट। पीपल ट्राई टू क्रिएट द ऑर्बिट्स देयर, पहले सन बनो। ओके, बात ये है। बिल्कुल। एंड और कोई एडवाइस? मेजर एडवाइस तो दूसरी चीज, स्टार्टअप्स अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो कंप्लायंस को साइड में रख देते हैं, बढ़ा देते हैं। बस पता ही नहीं है कि सीए से क्या पूछना चाहिए था, कब उनका आईटीआर फाइल हो जाना चाहिए था, कब डीआईआर फाइल हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है। तो देयर इज नॉट ओनली फाइनेंशियल कंप्लायंस, प्लस आल्सो ऑपरेशनल कंप्लायंस भी पूरी होनी चाहिए। लीगल कई स्टार्टअप्स ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पे रख लिए लोग, लेकिन पेपर ही साइन नहीं है, सब चीजें नहीं है। ये गैप्स हैं। सो कंप्लायंस गैप्स कभी मत रखो, क्योंकि क्या होता है, आज ही आपको छोटी चीज लग रही है, आज आपको इग्नोरेंट चीज लग रही है कि हम तो एक बार पहले बढ़ते हैं यार, देखेंगे जो होगा। लेकिन जब आप बढ़ते हो और जब में वो पेनल्टीज और ये सब चीज आती है, तो ये झेल नहीं पाते। फिर वो वीसी फंड्स और इन सब चीजों का आधा पैसा तो वहीं गच जाता है। तो दोस्तों, अब आई थिंक आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि एग्रीकल्चर से कैसे कितने आप पैसे कमा सकते हो, एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर बिजनेसेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। होपफुली आपको काफी कुछ लर्निंग्स मिली होगी, और जो भी पार्ट पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। एंड ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम और जल्दी इंटरव्यूज लेके आएंगे। थैंक यू ऋतुराज, आपने टाइम दिया, एंड ऑल द बेस्ट। आप और ज्यादा एग्रीकल्चर करें एंड और ज्यादा हमें एग्रीकल्चर के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दें। बिल्कुल, मिलके बनाएंगे देश का कल्चर, एग्रीकल्चर। बिल्कुल।